शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो साहिबा कैसे हो आप लोग? बोल बिडू बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। दोस्तों आज अपन करेंगे एसडीजी एंड ईएसजी का रिवीजन। एसडीजी एंड ईएसजी एश्योरेंस। सबसे पहले बात करते हैं एसडीजी क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एंड ईएसजी क्या होता है तुम्हारा एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस। ठीक है, बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो गोल तो बाद में आते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो देखो सस्टेनेबल का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास में 100 रुपीज का पॉकेट मनी है जो तुमको एक हफ्ते के लिए चलाना है। अभी ये जो 100 रुपए है ना, ये तुम पहले ही दिन यूज करो पूरा का पूरा, नहीं तो तुम क्या करो उसको पूरे हफ्ते में यूज करो। तो जो पूरे हफ्ते में यूज करना है ना, ये होता है सस्टेनेबल, मतलब लंबे समय तक उसको चलाते जाना है। दूसरी चीज आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है डेवलपमेंट का क्या है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रीज को कट किया एंड उससे हमने पेपर मैन्युफैक्चर किए। ठीक है, अब पेपर तो चाहिए एंड ट्रीज भी चाहिए, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ट्रीज अगर कट होते जाएंगे तो एक समय पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर तुम ना ही पेपर बना पाओगे ना ही तुम्हारे पास में ट्रीज है। तब तुम क्या करो, ट्रीज को कट करो, पेपर को मैन्युफैक्चर करो, बट उसके साथ में और ट्रीज को प्लांट करो, ताकि तुम क्या करो, एक ट्रीज को कट कर रहे हो तो 10 और ट्रीज को प्लांट करो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं, देखो एक बिजनेस है ना, बिजनेस में क्या क्या होता है, बिजनेस में एक तो प्रॉफिट होता है, एक पीपल होता है एंड प्लेनेट होता है। ठीक है, लोग होते हैं, प्लेनेट क्यों, क्योंकि देख भाई साहब वो बिजनेस में जो भी यूज करता है ना, लैंड यूज करेगा, जो भी मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज करेगा वो तुम्हारा प्लेनेट से ही आएगा। लोग यूज करेगा, एम्प्लॉयज यूज करेगा एंड प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो एक बिजनेस के 3 P's होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट, पीपल एंड प्लैनेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी, जो पीपल है ना इसको हमने वर्ड दे दिया सोशल, एंड ये जो प्लैनेट है ना इसको हमने बोल दिया एनवायरमेंट। ठीक है, तो जो बिजनेस है ना वो प्रॉफिट को तो रिपोर्ट कर देगा, हमको पता है, बट उसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर, उसका इम्पैक्ट एनवायरमेंट के ऊपर क्या होता है, और ये दोनों चीजें कौन चेक करेगा, गवर्नेंस चेक करेगा, जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो चेक करेगा। तो हमको क्या चाहिए, सोशल, एनवायरमेंट एंड गवर्नेंस के ऊपर का इम्पैक्ट हमको चाहिए। ठीक है, तो ये जो एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस है ना, ईएसजी है ना, इसके ऊपर है ना हमको क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर हमको रिपोर्ट करना पड़ता है। कैसे रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट एक तो कंपनी करेगी, हमको चेक करना पड़ता है एज अ ऑडिटर कि उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है ना वो रिपोर्ट ईएसजी के ऊपर का रिपोर्ट सही है क्या नहीं है। सर तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड ईएसजी, इनका लिंकिंग कैसा है, इनका संबंध क्या है बीच में, देखो इनका संबंध कैसा है पता है क्या, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, ये भी तुम्हारे पास में एनवायरमेंट सोशल को लेकर ही बनते हैं, एनवायरमेंट सोशल को लेकर ही बनते हैं। ठीक है, तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ना वो तुम्हारे पास में यूनाइटेड नेशन ने बनाए हैं। कौन से गोल्स है, देखो इसके बारे में बात करते हैं पहले। 2015 में यूएन मेंबर ने क्या किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया है। ठीक है, जिसमें तुम्हारे पास में टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। कितने हैं दोस्तों, 17 है। ठीक है, इसको हमने कैसे याद करना है, देखो हम क्या है, हमको ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने के लिए हम घर से निकल जाते हैं, तो घर से निकलते समय हमको एक गरीब बंदा मिल जाता है, भाई भगवान के नाम पे कुछ दे दे, तो हमको उसको देख के लगता है कि भाई ये पॉवर्टी किधर भी नहीं होनी चाहिए, गरीबी नहीं होनी चाहिए। बोलता है कि हम भाई तेरे को क्यों चाहिए, बोलता है कि भाई 2 दिन से खाना नहीं खाया है, जीरो हंगर। तुमको लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, दुनिया में जितने भी लोग हैं ना कम से कम उन्होंने खाना तो खाना चाहिए, तो जीरो हंगर। फिर है ना, फिर तुमको दिखता है कि वो भाई इतना सड़ा पतला सा एक बंदा है ना, वो बंदा जो सड़ा पतला है, तो तुमको लगता है कि नहीं यार ऐसा हेल्थ है ना डैमेज हो चुका है, तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग सबका होना चाहिए। ठीक है, ऐसा तुमको लगता है। फिर तुमको समझ में आता है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने एजुकेशन नहीं लिया है, क्वालिटी एजुकेशन का प्रॉब्लम है। फिर है ना, तुम सिग्नल पे हो तो तुमको वहाँ पे जेंडर इक्वेलिटी भी समझ में आती है। दीदी जो है ना वो राइट इंडिकेटर लगाया है उसने, इसका मतलब है कि वो लेफ्ट भी जा सकती है, तो तुझे टेंशन नहीं लेना है, तुझे वेट करना है, जब उसका हो जाएगा तभी तू जा। ठीक है, उसका होने तक रुक जा। तो ये जो है ना, ये तुमको सारी चीजें सिग्नल पे ही समझ में आ जाती है। क्या कि भाई साहब गरीबी नहीं होनी चाहिए, हंगर नहीं होना चाहिए, गुड हेल्थ होनी चाहिए सबकी, सबको क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए एंड जेंडर इक्वेलिटी होनी चाहिए। फिर है ना, फिर तू जाता है ऑफिस में, जैसे ही ऑफिस में जाता है सबसे पहले वॉशरूम होके आता है, पानी भरता है बॉटल में, कुर्सी के ऊपर बैठता है, तो देखो क्लीन वाटर होना चाहिए, तुमको लगता है सैनिटाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, कुर्सी पे बैठता है, एसी चालू करता है, गर्मी हो रही है ना तो बाहर से आया, गर्मी हो रही है, एसी चालू करता है, रिमोट से एसी चालू करता है। ये जो एनर्जी है ना वो तुम्हारा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होना चाहिए।
ठीक है सर। उसके बाद में तुझे समझ में आता है कि तू इस कंपनी में 10 साल से काम कर रहा है 10,000 रुपए पे, और कोई और बंदा है वो तुम्हारा 5 साल से काम कर रहा है और उसका पेमेंट 1 लाख रुपए हो गया है। तुझे लगता है कि तुझे भी है ना, तुझे भी क्या चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए एंड डिसेंट वर्क चाहिए। ओवर टाइम तू भी कर रहा है एंड तेरे को पैसा कम मिल रहा है, तो तुझे लगता है कि डिसेंट वर्क चाहिए, ओवर टाइम नहीं चाहिए एंड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, पैसा हमको तगड़ा चाहिए। अब हम क्या बात करेंगे, तू वहाँ पे जो गया है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, इनोवेशन वगैरह, ये जो तू चेयर वगैरह पे बैठा है, वो कंपनी इतना ग्रो कर रहा है और तुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है। तो कंपनी का ग्रो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, इनोवेशन, ठीक है। और जो दूसरा बंदा था ना, वो दूसरा बंदा था, वो जिसको ज्यादा पैसे मिल रहे थे ना, वो तुम क्या बोलते हो कि हमारा इनइक्वालिटी को कम करो। मतलब वो बंदा है ना, वो बंदा भी उतना ही काम करता है, मैं भी उतना ही काम करता हूँ, हम दोनों वही काम करते हैं, लेकिन उसको ज्यादा पैसा है, मेरे को कम पैसा है। तो ये इनइक्वालिटी है ना, इसको कम करो। मतलब क्या, अमीरों के पास में है ना एक लेवल का संपत्ति है, गरीबों के पास में बहुत कम संपत्ति है, ठीक है। ये जो है ना इनइक्वालिटी है, अमीर अमीर बनते जा रहे, गरीब गरीब बनते जा रहे, ये जो ना इनइक्वालिटी को कम करना, ठीक है, ये तुम्हारा गोल बन जाता है, ठीक है। फिर तुम क्या करते हो, तुम जाते हो ओनर के पास में, कंपनी के, बोलते हो कि देख भाई, एचआर के पास में जाते हो, बोलते हो देख भाई, ऐसे नहीं चलेगा, हम दोनों इतने टाइम से काम कर रहे हैं और मेरे को पेमेंट कम है, उसको पेमेंट ज़्यादा है। तो एचआर तुमको मस्का लगाता है और बोलता है कि टेंशन नको, तेरे को अपन है ना फॉरेन ट्रिप पे भेज देते, ठीक है, फॉरेन ट्रिप पे भेज देते। तो खुश हो जाता है, वो तेरे को फॉरेन ट्रिप पे भेज देते, तो उधर जाता है, नए नए सिटीज़ को देखता है, तेरे को समझ में आता है कि क्या ही बढ़िया सिटीज़ है यहाँ पे, सस्टेनेबल सिटीज़ है, क्या ही बढ़िया कम्युनिटीज़ है, एकदम वाह वाह ओहो। उसके बाद में तेरे को समझ में आता है कि यहाँ पे ना बस लोग है ना रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है। कंजम्पशन रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या, यहाँ पे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल भी होता है, ठीक है। हर प्रोडक्ट है ना अच्छा अच्छा बनता है। फिर तुझे समझ में आता है कि भाई साहब ये जो नया शहर है ना, ये बहुत ही बढ़िया शहर है, क्योंकि यहाँ पे सुबह 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 क्या हो रहा है, सुबह सुबह यहाँ पे बारिश हो रही है, दोपहर को धूप हो रही है और शाम को ठंड बजती है, ठीक है। तो तुझे समझ में आता है कि क्लाइमेट का एक्शन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो क्लाइमेट एक्शन आता है। फिर तू क्या करता है, तू स्कूबा डाइविंग करने जाता है, तुझे समझ में आता है कि भाई समंदर के नीचे तो बहुत बढ़िया चीज आती है, लाइफ बिलो वाटर। एंड फिर तू क्या करता है, तू ट्रेकिंग करने जाता है, तो बंजिंग जंपिंग करने जाता है, तो स्काई डाइविंग करने जाता है। तुझे समझता है कि ओ भाई साहब, जमीन के ऊपर भी तो बहुत बढ़िया जिंदगी है, बस ऑफिस में इतनी बढ़िया नहीं है। तो लाइफ ऑन लैंड के बारे में बात होती है। एंड उसके बाद में तुझे क्या होता है, तो इतना घूम घूम के तेरे को पीस मिलता है, जस्टिस मिलता है। तो ये पीस जस्टिस मिलने के बाद में तू खुश होता है, और उधर ही तेरे को एक आइटम मिल जाती है, तो पार्टनर मिल जाता है, तो पार्टनरशिप फॉर द गोल्ड, ठीक है। यही 17 प्रिंसिपल तुम्हारे यूएन नेशन ने अडॉप्ट करे, ठीक है। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वेलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। उसके बाद में अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, decent work and economic growth, industry, innovation, infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice, strong institutions and partnership for goals, ठीक है। इन सब को मैनेज करने के लिए अगर तुमको किसी से मदद चाहिए, तुम किससे मांग सकते हो, डिवीजन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से तुम मदद मांग सकते हो। ये क्या करेगा, तुमको सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग सब कुछ प्रोवाइड करेगा। अगर किसी कंट्री को चाहिए तो तुमको प्रोवाइड करेगा, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। तो ये तो बात होती है एसडीजी, ये होते तुम्हारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सर लेकिन बात क्या होती है पता है क्या, तुमको सस्टेनेबल रिपोर्टिंग करना पड़ता है। अब ये सस्टेनेबल रिपोर्टिंग क्या है वो हमको क्वेश्चन में जाके समझेगा। अभी के लिए समझ जाओ कि कंपनी को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। किसको, जो बाहर के बंदे हैं, जो आउटसाइडर है ना, उनको कंपनी को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। अब उनको जो इन्फॉर्मेशन देनी है ना, उस किसके रिलेटेड देना है, ईएसजी के रिलेटेड देना है, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट के बारे में तो वो बता देंगे, उसके ऊपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बात करेगा। लेकिन सस्टेनेबल रिपोर्टिंग क्या होता है, जिसमें तुम एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस के बारे में जब इन्फॉर्मेशन देते हो, वो तुम्हारा सस्टेनेबल रिपोर्टिंग होता है। अब ये जो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग है ना, इसको करने के लिए हमने बात करी है, हमारे पास में कुछ फ्रेमवर्क आते हैं। जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होते हैं ना, वैसे ही हमारे पास में सस्टेनेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होते हैं, ठीक है सर। तो यहाँ पे भी हमारे पास में कितने रिपोर्टिंग के फ्रेमवर्क है, 3 है, ठीक है। एक है तुम्हारा जीआरआई, जीआरआई क्या है तुम्हारा, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। फिर आता है तुम्हारा सीडीपी, वो क्या है तुम्हारा, कार्बन कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। उसके बाद में आता है तुम्हारा आईआईआरसी, ये कौन है, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बट सर आईआईआरसी बोला आपने,
IIRF नहीं। वो क्यों? क्योंकि ये ना IIRC ने दिया है, तो इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल ने दिया है ना, तो तुम्हारा फ्रेमवर्क क्या बन जाता है? IIRC का फ्रेमवर्क बन जाता है। सर ये तीन तीन फ्रेमवर्क अलग अलग क्यों है? क्योंकि ये जो है ना ग्लोबल वाला जो है ना GRI, ये किसके बारे में बात करता है? ये सब के बारे में बात करता है। सब में कौन आता है तुम्हारे पास में? प्रॉफिट पीपल प्लेनेट के बारे में बात करता है। मतलब वो क्या बात कर रहा है? इकोनॉमी के बारे में बात करता है, सोशल के बारे में एंड एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है। इकोनॉमी, सोशल एंड एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है। तो ये जो है ना, ये सब लोग इसका यूज कर सकते हैं, सारे के सारे। ये न्यूज़पेपर के जैसा है, जिसको जो भी चाहिए वो उसमें से पढ़ लेगा। ठीक है, ये जो है ना इसकी इसी वजह से ग्लोबल है। ठीक है, तो ग्लोबली यूज होगा, सब लोग यूज कर सकते हैं, जिसको जो चाहिए वो उसमें से पढ़ेगा। इकोनॉमी, सोशल एंड एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है। ये जो है ना, ये तुम्हारा कौन सा है? GRI, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में से GRI। ठीक है, उसके बाद में एक होता है CDP। क्या है तुम्हारा? कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। ये क्या बात करता है? ये ज्यादातर चीजें ना क्लाइमेट के बारे में बात करता है। मतलब देखो, ये जो 3 पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट है ना, ये हमारे कौन से थे? क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, ये एनवायरनमेंट की ज्यादा चीजें एड्रेस करता है। तो ये बात क्या करता है? यही 3 पॉइंट के बारे में बात करता है। तो क्लाइमेट एक्शन के बारे में क्या बात करता है? क्लाइमेट चेंज होता है, GHG इमिशन होता है। क्या होता है हम समझेंगे। लाइफ बिलो वाटर होता है या फिर लाइफ ऑन लैंड होता है। ठीक है, लाइफ बिलो वाटर के लिए बात करता है वाटर सिक्योरिटी की, लाइफ ऑन लैंड के लिए बात करता है फॉरेस्ट की। ठीक है, एंड इसमें वो GHG इमिशन एंड सप्लाई चेन के बारे में भी बात करता है। दोस्तों, सप्लाई चेन क्या होता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगर आपका कंपनी किसी से परचेस करता है ना, तो रॉ मटेरियल वगैरह परचेस करता है, तो जो सप्लायर होते हैं ना, वो किन से परचेस करते हैं? वो पूरा जो चेन बनता है ना, वो तुम्हारा सप्लाई चेन होता है। एंड सप्लाई चेन के साथ में अगर तुम कस्टमर देखते हो, डिस्ट्रीब्यूटर देखते हो, एंड तक जो ट्रेस करते हो ना तुम, वो तुम्हारा सप्लायर प्लस कस्टमर मिलकर जो बनता है ना, उसको हम आगे से बोलेंगे वैल्यू चेन। ठीक है, तो अगर वैल्यू चेन होता है ना, तो समझ जाना उसमें सप्लायर प्लस कस्टमर आता है। सप्लाई चेन में तुम्हारा सप्लायर आता है, रॉ मटेरियल का सोर्सिंग वगैरह आता है। ठीक है, तो ये बात क्या करता है? तो तुम्हारा क्लाइमेट चेंज, वाटर सिक्योरिटी, फॉरेस्ट के बारे में बात करता है। GHG इमिशन कितना करते हो तुम, सप्लाई चेन में क्या क्या चीज़ होती है उसके बारे में बात करता है। ये जो है ना, ये इन्वेस्टर, बायर, अदर स्टेक होल्डर यूज करेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक जैसे वेदर फोरकास्ट होता है ना, ये न्यूज़पेपर की जैसे सारी न्यूज़ नहीं बताता है, बस ये वेदर फोरकास्ट बताएगा कि अब कितना होना है, तो ये स्पेसिफिक होता है। इसमें इन्वेस्टर, बायर, अदर स्टेक होल्डर क्या करेंगे? इस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का यूज करेंगे। उसके बाद में आता है इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल। ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये क्यों बनाया था? उन्होंने बोला कि देख भाई, ये जो क्लाइमेट के बारे में बात होती है, ये जो हमारे प्रॉफिट के बारे में बात होती है, इस सबको हम मर्ज करेंगे। मर्ज मतलब क्या? इंटीग्रेट करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे और अपना एक फ्रेमवर्क बना देंगे। तो इसमें प्रॉफिट भी होता है, इसमें बाकी सारी चीजें भी आती है। तो तुम्हारे पास में यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जाता है, बिजनेस का मॉडल जाता है, रिस्क क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, आउटलुक क्या है, सारी चीजें जाती है। ये ज्यादातर चीज है ना तुम्हारा बिजनेस डिसीजन मेकर यूज करते हैं, कि तुम्हारा लॉन्ग रन में बिजनेस कितना सस्टेनेबल है, इसके बारे में बात होती है। ठीक है सर, ये तुम्हारे पास में देखो यहाँ पे है, एक है GRI, एक है CDP एंड एक है तुम्हारा IIRC। ठीक है, GDP किसके बारे में बात करता है? इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट एंड सोशल के बारे में बात करता है। ये ग्लोबली यूज होता है। तो यहाँ पे जो ग्लोबल के जो सबसे बड़े 250 कॉरपोरेशन है ना, उसके 93% कॉरपोरेशन इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये ग्लोबल फ्रेमवर्क है, ये सारे स्टेक होल्डर इसका यूज करते हैं। ठीक है, फिर बात आती है CDP के बारे में। यहाँ पे क्या? क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एंड वाटर सिक्योरिटी के बारे में बात होती है। ठीक है, इसमें सप्लाई चेन भी आता है, GHG मिशन भी आता है, एंड ये इन्वेस्टर, बायर या फिर अदर स्टेक होल्डर इसका यूज करते हैं। ठीक है सर, फिर बात करते हैं IIRC। IIRC में तुम्हारे पास में एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, जो क्या करता है? इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के बारे में बात करता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू आता है, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, रिस्क अपॉर्चुनिटी क्या है, स्ट्रैटेजी, परफॉर्मेंस, आउटलुक के बारे में बात करता है। सर ये बहुत सारे रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो गए ना, तो हमको है ना भाई साहब, ये बहुत इतना झंझट क्यों चाहिए? एक ही बना दो ना। तो एक ही बनाने के लिए हमारे पास में आता है कंप्रहेंसिव कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग सिस्टम। तो इन्होंने बोले कि ये सब कुछ नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे? सबको मर्ज करके अपन क्या करेंगे? कंप्रहेंसिव कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, तो कंप्रहेंसिव कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग सिस्टम बनाने के लिए 5 इंस्टीट्यूशन एक साथ आते हैं। 5 में कौन है? जो अभी हमने 3 फ्रेमवर्क देखे ना, वो 3 साथ में आ जाते हैं। GRI,
CDP एंड IIRC, ये तीन तो साथ में आ जाते हैं, उसके साथ में दो बोर्ड साथ में आते हैं, दो स्टैंडर्ड बोर्ड साथ में आते हैं। कौन से? SASB एंड CDSB। देखो जब भी एसबी आता है ना तो समझ जाना एसबी का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड बोर्ड है, ठीक है। उसके बाद में एसए जो है ना वो तुम्हारा सस्टेनेबल अकाउंटिंग के बारे में बात करता है, एंड सीडी जो है ना वो तुम्हारा क्लाइमेट डिस्क्लोजर के बारे में बात करता है। तो क्लाइमेट डिस्क्लोजर एंड सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग, इसके दो जो बोर्ड आते हैं ना वो भी साथ में आ जाते हैं, कि बोलते कि अपन एक ही फ्रेमवर्क बनाएंगे बहुत तगड़ा सा, ठीक है। एक कब होता है? तुम्हारा 2020 में होता है, कोविड के टाइम पे, ठीक है। अब ये सब साथ में आ जाते हैं कि हमको एक ही तगड़ा सा क्या चाहिए, अभी एक ही तगड़ा सा हमको फ्रेमवर्क चाहिए। बनाने की कोशिश करते हैं बट बन नहीं पाता है। तो क्या करते हैं, ये जो IIRC है ना, इसका काम क्या है? इसको क्या चाहिए? इसको इंटीग्रिटी चाहिए, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग चाहिए, सब कुछ साथ में करना है। तो ये क्या करता है? सस्टेनेबिलिटी के साथ में जाता है, क्योंकि इसके पास में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पहले से होगा, बस उसको सस्टेनेबिलिटी का हेल्प चाहिए। तो क्या करेगा? इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल क्या करता है? सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के साथ में मैच हो जाता है, ठीक है। ये मैच हो जाके, मर्ज हो जाके वो क्या बनाते हैं? उनका एक अलग से फाउंडेशन बनाते हैं। इनको नाम देते हैं वैल्यू रिपोर्टिंग फाउंडेशन। वैल्यू रिपोर्टिंग फाउंडेशन इनको नाम देते हैं। इसका काम क्या होता है? इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को बिल्ड करना है, ये इसका काम होता है, ठीक है सर। बट है ना, ये पांचों के पांचों मिलाकर, ठीक है सर, ये क्लाइमेट डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड बोर्ड का काम क्या होता है? इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ बिजनेस क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर, रिस्क अपॉर्चुनिटी, एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग, इसके बारे में ये जो बोर्ड है ना ये बात करता था, ठीक है। तो क्लाइमेट डिस्क्लोजर में समझ जाना क्लाइमेट रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है सर। तो बट ये जो ना पांचों मिलकर तगड़ा तगड़ा क्या करते हैं? बनाने की कोशिश करते हैं, पर बन नहीं पाता है। तो इनकी मेहनत देख के एक फाउंडेशन आगे आ जाता है। कौन सा फाउंडेशन? जो हमारा IFRS फाउंडेशन है ना वो साथ में आ जाता है। IFRS फाउंडेशन जो है ना ये क्या बात करता है? ये बोलता है कि देख भाई, हमारे पास में ना पहले से ही बहुत तगड़ा सा सब कुछ बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि हमने ना IASB पहले से इशू किया है। IASB क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। तो पूरे दुनिया का जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ना उसको हम अच्छे से संभाल रहे हैं। कैसे? क्योंकि हमने स्टैंडर्ड बोर्ड बना दिया है इंटरनेशनल अकाउंटिंग का। तो हम क्या चाहते हैं? तुम सब है ना हमारे पास में आ जाओ, तुम सब हमारे पास में आ जाओ, तो हम क्या करेंगे? हम बहुत ही तगड़ा सा एक स्टैंडर्ड बोर्ड बिठा देते हैं। तो इन्होंने ना इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड से जैसा ही सेम टू सेम उन्होंने बना दिया इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड, मतलब बस अकाउंटिंग चेंज किया, उन्होंने बना दिया इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। तो ISS भी उन्होंने बना दिया। लेकिन ये बनाते समय उनको क्या चाहिए था? उनको एक ही रिपोर्टिंग चाहिए था। तो उन्होंने क्या बोला? देख भाई साहब, तुम लोग क्या करो, ये जो तुमने VRF बना दिया है ना, VRF क्या है? वैल्यू रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसमें IIRC एंड SAS भी आता है ना, तुम सब क्या करो? तुम सब बंद हो जाओ, हमारे पास में आओ, हम एक ही बनाते हैं। तो इन्होंने सबको उठा दिया, मतलब इन्होंने VRF को उठा दिया। तो VRF उठा दिया मतलब अल्टीमेटली IIRC एंड SAS भी तो आ गया था, ठीक है। तो इसको उठा दिया, फिर उनको चाहिए था क्लाइमेट डिस्क्लोजर के बारे में, तो उन्होंने CDSB को उठा दिया, ठीक है। क्लाइमेट डिस्क्लोजर के बारे में उन्होंने CDSB को उठा दिया, और इन सबको मर्ज करके उन्होंने क्या बना दिया? ISSB बना दिया। इन सबको मर्ज करके उन्होंने ISSB बना दिया। लेकिन दोस्तों वैसे ही एक जगह पे, एक और जगह पे और एक स्टैंडर्ड बोर्ड था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड था। उसने ना बहुत ही एक तगड़े से ना क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के बारे में रिकमेंडेशन दिया था। क्या नाम था उसका? TCFD नाम था उसका। TCFD माने क्या? टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर, क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, ठीक है। ये TCFD है ना बहुत ही तगड़ा सा उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, जो पूरी दुनिया को पसंद आया था, और पूरी दुनिया ने उसको अडॉप्ट किया था, सबको पसंद आया था, ठीक है। तो ये जो TCFD, टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर है ना, उसका रिकमेंडेशन दिया था, जिसमें ना क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर के बारे में बात होती थी। तो जब ये IFRS जो फाउंडेशन है ना, उसको जब ISSB बनाना था ना, उसको जब एक ही स्टैंडर्ड इशू करना था ना, तो उसने क्या किया है? TCFD रिकमेंडेशन है ना उसको उठाया, ये जो CDSB है ना उसको उठा दिया, ये जो CDSB है उसको उठा दिया, एंड ये दो तो तब ही आ चुके थे जब उन्होंने VRF को उठा दिया, ठीक है। तो जो है ना अभी ये सारे चीजें बंद हो जाती है। तो बस ये जो GRI का फ्रेमवर्क है, CDP का फ्रेमवर्क है, वो बस अलग से चल रहा है, इसको उन्होंने नहीं उठाया, क्योंकि अल्टीमेटली इन्होंने ये उठाया तो सब कुछ हो गया, ठीक है। तो जो GRI है ना, GRI जो है ना वो अभी भी चल रहा है, CDP जो है ना अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो IIRC अभी बंद हो गया, SAS भी अभी बंद हो गया, VRF भी अभी बंद हो गया,
क्यों? क्योंकि अभी ये सारी चीजें तुम्हारे पास में कहाँ पे आ जाती है, आईएफआरएस के फाउंडेशन में आईएसएसबी में आ जाती है। सीडीएसबी भी अभी बंद हो गया क्योंकि एसएएसबी में सब जाता है, ठीक है। टीसीएफडी है ना, वो बंद नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो रिकमेंडेशन है ना, रिकमेंडेशन बस उन्होंने एक्सेप्ट करे है, वो बंद नहीं हुआ, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ये अलग से चल रहा है, वो बंद नहीं हुआ, उसके टीसीएफडी के रिकमेंडेशन भी अलग से चल रहे हैं, उनका उनका चल रहा है, उनका चलने दो, बस हमने उसको क्या किया है, अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो हमने आईएफआरएस फाउंडेशन ने क्या क्या मर्ज हुआ है देखो, एक तो वीआरएफ मर्ज हुआ, वीआरएफ माने क्या, उसमें अल्टीमेटली तुम्हारा आईआईआरसी एंड एसीएसबी मर्ज होगा। फिर सीडीएसबी मर्ज हुआ, क्लाइमेट डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड बोर्ड, एंड उसके बाद में टीसीएफडी के रिकमेंडेशन भी आ जाती है। ये सब मर्ज होकर हम बनाएंगे, हमने बनाया है इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। आईएसएस भी बना दिया है, तो एक ही रिपोर्टिंग के ऊपर जाएगा। और उन्होंने फिर दो स्टैंडर्ड क्या किए हैं, लॉन्च करे हैं। क्या नाम है उनका, IFRS S2 एंड IFRS S1, ये दो स्टैंडर्ड है, ठीक है। अभी जो है ना, उन्होंने क्या बात करी है, ये जो जनरल सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात होती है ना, उसको हम S1 में बता देंगे, जिसमें हम जनरल चीजें बता देंगे। जनरल सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड के डिस्क्लोजर हम S1 में देंगे, एंड S2 में हम क्लाइमेट रिलेटेड के डिस्क्लोजर दे देंगे, ठीक है। अब ये जो उन्होंने बनाया है ना, ये उन्होंने कैसे बना दिया है, जो TCFD के रिकमेंडेशन थे ना, उसको आधार मान के, एंड जो हमारे पास में सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड था ना, उसको आधार मानकर उन्होंने क्या बनाया है, ये दो स्टैंडर्ड्स को उन्होंने लॉन्च कर दिया, ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर है। तो अल्टीमेटली क्या क्या हुआ है देखो, उनको कंप्रहेंसिव कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग चाहिए था। कंप्रहेंसिव कॉर्पोरेट सिस्टम रिपोर्टिंग सिस्टम के लिए 5 इंस्टीट्यूशन साथ में आ जाते हैं, जिसमें तुम्हारे पास में 3 फ्रेमवर्क आते हैं एंड 2 स्टैंडर्ड आते हैं। 3 फ्रेमवर्क में GRI, CDP, IIR से आता है, ठीक है। ये फ्रेमवर्क हमने देख लिए। अब जो स्टैंडर्ड बोर्ड होते हैं ना, वो तुम्हारे पास में दो होते हैं, SASB एंड CDSB, ठीक है। फिर जो IIRC एंड SASB है ना, दोनों मर्ज होते हैं एंड VRF वैल्यू रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाते हैं, ठीक है। फिर कौन आता है, IFRS फाउंडेशन आता है, जो बात करता है कि VRF को ऐड करेगा, CDSB को भी ऐड करेगा, एंड TCFD के रिकमेंडेशन को भी ऐड करके उन्होंने क्या बना दिया, इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड बना दिया। एंड उन्होंने 2 स्टैंडर्ड लॉन्च करे, IFRS S1, IFRS S2, S1 एंड S2, ठीक है। S1 जनरल बात करता है, जनरल सस्टेनेबिलिटी के डिस्क्लोजर के बारे में बात करता है। S2 क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर के बारे में बात करता है। ये दोनों स्टैंडर्ड किसके आधार पे दिए उन्होंने, TCFD के रिकमेंडेशन एंड SASB के रिकमेंडेशन, इन दोनों के बेस पे उन्होंने क्या बना दिए है, 2 स्टैंडर्ड बना दिए है, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो कंप्रहेंसिव कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग सिस्टम था ना, वो सितंबर 20 में आया है। वो तुम्हारा जॉइंट मार्केट गाइडेंस देने के लिए बनाया था, कॉम्प्लीमेंट्री वे में। तुम्हारा जो दोनों रिपोर्टिंग है ना, तुम्हारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, दोनों को साथ में देने के लिए वो आया था, ठीक है। टुवर्ड्स कंप्रहेंसिव कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग सिस्टम, joint commitment to drive towards this goal through ongoing program of deeper collaboration of 5 institutions, ठीक है। हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ISSB। अब जो ISSB है ना, किसने बनाया, IFRS फाउंडेशन ने बनाया, ठीक है। ISSB क्या है, इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है, जो तुम्हारा नवंबर 21 में बना, जिसमें 3-4 चीज़ें ऐड हो गई है। क्या चीज़ें ऐड हो जाती है तुम्हारे पास में, TCFD के रिकमेंडेशन ऐड हो जाते हैं, CDSB ऐड हो जाता है एंड VRF ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसका गोल क्या है, टू प्रोवाइड इन्वेस्टर विथ क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनीज सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो तुम्हारा सबसे पहले TCFD क्या है तुम्हारे पास में, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने क्या किया था, क्रिएट किया था 2015 में, वो रिकमेंडेशन उन्होंने प्रोवाइड किए थे रिलेटिंग टू द क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर, वो तुम्हारा इसमें ऐड हो जाता है। फिर CDSB जो तुम्हारा इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ बिजनेस है था पहले, हेल्प टू डिस्क्लोज क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एंड एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग के बारे में बात करता था, वो भी यहाँ पे ऐड हो गया। फिर VRF ऐड हो गया। VRF तुम्हारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, जो तुम्हारा मर्जर था SASB एंड IIRC के बीच का, ठीक है, क्योंकि इसका काम क्या था, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को बिल्ड करना। तो ये सब ऐड होके तुम्हारा अभी बना है ISSB। ISSB ने इन TCFD के रिकमेंडेशन एंड SASB के स्टैंडर्ड के बेसिस पे पहले 2 स्टैंडर्ड उन्होंने लॉन्च कर दिए मार्च 22 में, जो है तुम्हारे पास में IFRS S2 एंड S1। S1 जनरल बात करता है एंड S2 क्लाइमेट के बारे में बात करता है। खत्म हो गया जी, खत्म हो गया। अब है ना सर, हम 2 चीज देखेंगे, एक ग्लोबल लेवल पे क्या क्या चीजें वर्कआउट हो रही थी एंड एक इंडिया लेवल पे क्या क्या चीजें वर्कआउट हो रही थी, ठीक है सर। तो देखो ग्लोबल लेवल पे ना, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट में क्या हो रहा था। मार्च 2022 में उन्होंने SEC कौन है, उनका जो स्टॉक एक्सचेंज है,
यूएस का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है ना, एसईसी, उन्होंने क्या किया था, प्रपोज किए थे न्यू क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, मतलब जो ट्रेड करते हैं कंपनी, जो तुम्हारे लिस्टेड वगैरह है ना, उनके कंपनीज के लिए उन्होंने क्या कर दिया था, न्यू क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट उन्होंने बता दिया था। ठीक है सर। और उसके साथ में उन्होंने फॉलोइंग टीसीएफडी के रिकमेंडेशन, मैंने आपको बताया था टीसीएफडी के रिकमेंडेशन बहुत ही फेमस हुए थे, तो सबने एक्सेप्ट किया था, तो इन्होंने भी टीसीएफडी के रिकमेंडेशन को फॉलो करके नए क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर को उन्होंने दे दिया है मार्च 2022 में। ये तो यूएस का हो गया। यूके ने क्या किया है, यूके ने बात करी है, यूके ने सबसे स्टार्टिंग से ही यूके का ध्यान था सबके ऊपर, तो यूके ने 2006 से ही लार्ज कंपनी को मैंडेट किया था कि तुम नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे दो भाई साहब अपने एनुअल रिपोर्ट में। ये यूके ने पहले से ही बता दिया था 2006 से। ये जो लार्ज कंपनी है ना, ये कौन से कंपनी है जहाँ पे तुम्हारे एम्प्लॉयज है ना, वो तुम्हारे 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज होते हैं, 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, या फिर वो लिस्टेड कंपनी है, या फिर तुम्हारा 500 मिलियन पाउंड से ज़्यादा तुम्हारा टर्नओवर है। ठीक है, तो 500 एम्प्लॉय से ज़्यादा लोग हैं तुम्हारे पास में, या फिर 500 मिलियन पाउंड से ज़्यादा तुम्हारा टर्नओवर है, या फिर लिस्टेड एंटिटी है, तो उस केस में उन कंपनीज को मैंडेटरी उन्होंने 2006 में ही किया था। फिर 2019 में उन्होंने एक लॉ पास किया जिसका टारगेट था नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशन। जीएचजी क्या है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, क्या है मैं बात करता हूँ आपको। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन 2050 तक नेट जीरो करना है, उसके लिए उन्होंने लॉ पास किया। ठीक है, 2022 तक उन्होंने एक्ट को एक्सपांड किया, वो क्या करेंगे, सस्टेनेबिलिटी मैटर को इंक्लूड करेंगे टीसीएफडी के रिकमेंडेशन के ऊपर। मैंने बोला था टीसीएफडी बहुत फेमस हो गया, तो इतना फेमस हो गया कि यूके ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, यूके ने भी उसको अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो टीसीएफडी के रिकमेंडेशन यूके ने भी अडॉप्ट कर लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे ना लार्ज कंपनी ने रिपोर्ट क्या करना है, एनर्जी कितना यूज किया है, कार्बन इमिशन कितना किया है। ठीक है, ये सारी चीजें अभी मैं आपको बता ही देता हूँ कि कार्बन इमिशन एंड जीएचजी क्या होता है। देखो कार्बन इमिशन का मतलब क्या है, देखो CO2 जो है ना, कितना रिलीज करता है कंपनी अपने प्रोडक्शन में वगैरह, वो तुम्हारा कार्बन इमिशन होता है कि CO2 कितना रिलीज होता है कंपनी के एक्टिविटीज से। एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशन क्या होता है, जिसमें CO2 तो आता ही आता है, बट उसके साथ में बाकी के गैसेस भी आते हैं, मिथेन आता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है, फ्लोरिनेटेड गैसेस आते हैं। सर ये सब कहाँ से जाते हैं, जैसे कि तुम लाइट का यूज करते हो ना, ये गैसेस रिलीज होते हैं, जब तुम फ्रिज का यूज करते हो, जब तुम एसी का यूज करते हो, जब तुम कार चलाते हो ना, तो ये सारे गैसेस रिलीज हो जाते हैं, तो इसकी वजह से जीएचजी इमिशन होता है, मतलब ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है। ठीक है, तो ये दोनों इमिशन को तुमको रिपोर्ट करना पड़ता है। सर और एक वर्ड आएगा तुमको फुट प्रिंट करके। फुट प्रिंट क्या होता है, जो तुम्हारे पंजे आते हैं ना, जैसे कि मम्मी ने फर्श को क्लीन किया है, उसके बाद में तुम गंदे पाव लेकर उधर जाते हो। ठीक है, तो जितना ज्यादा गंदा पाव होता है तुम्हारा, उतना ही ज्यादा गंदा तुम्हारे गाल के ऊपर तमाचा पड़ता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा गंदा तुम्हारा पाव दिखेगा, उतना ही ज्यादा तुम्हारा चपट चमकेगा एकदम से। ठीक है, तो तुमको ये देखना पड़ता है, जितना ज्यादा CO2 इमिशन होगा, कार्बन इमिशन होगा, उतना ही ज्यादा फुटप्रिंट तुमको दिखेंगे। जितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन होगा, उतने ही ज्यादा फुटप्रिंट तुमको दिखेंगे। ठीक है सर, ये कंपनी को रिपोर्ट, इससे क्या होता है सर, इससे क्या होता है, देखो हमारे पास में ओजोन लेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या करते हो, गोली मार मार के उसमें छेद कर देते हो, तो उससे क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, धरती का टेम्परेचर बढ़ता है, वो सारी चीजें होती है। एंड तुमको रिपोर्ट क्या करना है, देखो CO2 इमिशन फैक्ट्री में कितना हुआ वो तुमको देखना पड़ेगा, डायरेक्टली कितना होता है, मतलब सीधा सीधा फैक्ट्री से कितना रिलीज होता है, इनडायरेक्टली कितना होता है, मतलब फैक्ट्री में तुमने एसी बिठाया है, रेफ्रिजरेटर है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी कितना यूज करते हो, उससे कितना तुम्हारा इमिशन होता है। या फिर अल्टीमेटली तुम्हारा जो कस्टमर है ना, जैसे हम कार के बारे में बात करें ना, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो तुमने कार मैन्युफैक्चर किया, तो मैन्युफैक्चर करते समय कितना CO2 रिलीज हुआ था। ठीक है, जो कॉर्पोरेट ऑफिस है ना, ऑफिस में कितना हुआ था, एंड जो कार खरीदी है ना जिस कस्टमर ने, तो कार के ट्रांसपोर्ट में वो खरीदी है, उसने बाद में चलाया, वो कार का पूरा कितना तुम्हारा क्या होता है, इमिशन होता है। ये सब कंपनी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो तुमको कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कितना यूज किया है, कार्बन इमिशन कितना किया है, ये सब उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ में और एक चीज आती है, कंपनी को
प्रोसेस के ऊपर भी तुमको देखना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। इसमें एनवायरनमेंट आता है, एम्प्लॉय आते हैं, सोशल मैटर, ह्यूमन राइट, एंटी करप्शन, ब्राइबरी आता है। ये सारे कौन से पॉइंट है? ये सारे वही पॉइंट है जो हम आगे जाके बात करने वाले हैं। 9 प्रिंसिपल में बात करने वाले हैं, ESG में बात करने वाले हैं। जैसे कि एनवायरनमेंट के ऊपर तुम्हारा एक प्रिंसिपल है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक है, सोशल मैटर है, ह्यूमन राइट तुम्हारा 5 नंबर का प्रिंसिपल आ जाता है, एंटी करप्शन, ब्राइबरी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। सर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ये जो ना यूनाइटेड स्टेट ने एंड यूनाइटेड किंगडम ने जो बताया था कि तुमको रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो डिस्क्लोजर में क्या चीज़ें जानी चाहिए, क्लाइमेट रिस्क के डिस्क्लोजर में, रिपोर्टिंग में क्या चीज़ें जानी चाहिए। तो एक तो उन्होंने बता दिया कि क्लाइमेट रिस्क के बारे में बात होती है, तो हमेशा तुम्हारे डिस्क्लोजर रिस्क को लेकर चलेंगे, ठीक है, दोनों जगह पे, यूके के भी एंड यूनाइटेड स्टेट्स के भी, यूएस यूके दोनों की चीज़ें रिस्क के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूके में रिस्क के बारे में क्या बात होती है। क्लाइमेट चेंज रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में बात होती है, एंड यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में बात होती है यूएस में, ठीक है। उसके बाद में तुमको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, ये जो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है ना, ये क्या है। जैसे कि हमारे पास में कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल है, ठीक है, तो तुम्हारे पास में रिस्क क्या है कि पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, ईवी की डिमांड आगे बढ़ेगी, तो ईवी की डिमांड बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटी है। पेट्रोल की डिमांड कम होगी, पेट्रोल कार की डिमांड कम होगी, तो ये तुम्हारा रिस्क है, ठीक है। तो इसकी वजह से तुम्हारा स्ट्रैटेजी के ऊपर क्या इंपैक्ट जाता है वो तुमको बताना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा स्ट्रैटेजी चेंज होगा, हम क्या करेंगे, पेट्रोल कार का मैन्युफैक्चरिंग कम करेंगे, ईवी कार का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा देंगे। हाउ दिस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी आर मैनेज थ्रू टारगेट्स एंड केपीआईस। तो उसको तुमने टारगेट कैसे किया है, तुम्हारे पास में केपीआई कैसा है। देखो हमारा टारगेट सिंपल है, 2025 तक हम क्या करेंगे, अपना पेट्रोल का प्रोडक्शन, पेट्रोल कार का प्रोडक्शन 25% से कम कर देंगे, 50% से कम कर देंगे 2025 तक। तो ऐसे हमने उसको मैनेज किया है टारगेट के थ्रू, केपीआई के थ्रू। एंड उसके बाद में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में तुमने उसको कैसे एड्रेस किया है, मतलब तुमने क्या किया है, तुम्हारे सीईओ का बोनस जो है ना वो कैसे लिंक किया है। तो हमने बोला कि अगर वो 2025 तक क्या करेगा, हमने क्या बोला, 2022 तक 10% कम करेंगे, 23 तक 20%, 24 तक 30% एंड 25 तक 50%। तो अगर 22 तक जो है ना वो कार्बन इमिशन, वो तुम्हारा प्रोडक्शन 50% कम करता है 25 तक, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, उसका जो बोनस है ना वो उसके साथ में लिंक करेंगे। मतलब 22 में अगर वो 10% अचीव कर देता है तो उसको बोनस उतना मिलेगा, 20% 23 में अचीव करता है तो उतना उसका बोनस मिलेगा, 30% 24 में अचीव करता है तो उसको उतना बोनस मिलेगा। तो तुम्हारा एड्रेस कैसे किया है, तुमने उसको बोनस देकर एड्रेस किया है, तो हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उसको ऐसे ऐसे एड्रेस किया है, ठीक है। तो चीज़ क्या आती है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को देखो, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी के ऊपर क्या इंपैक्ट जाता है, उसके ऊपर तुमको टारगेट एंड केपीआई तुमने कैसे अचीव करे हैं, एंड तुमने उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उसको कैसे एड्रेस किया है। ये बात जाती है यूके में। अब यूएस में ना रिस्क के बारे में ही बात होती है, बस ये बात क्या करता है, रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, मतलब रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है, इवेल्युएट करना है, इस सब का प्रोसेस क्या है तुम्हारा, उसके बारे में बता दो। फॉर एग्जांपल हमारे पास में कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी को है ना उस एरिया के फ्लड जो है ना उसको अफेक्ट करते हैं, तो उसके जो फ्लड है ना वो तुम्हारे पास में क्या है, रिस्क है। तो तुम कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कैसे असेस करते हो रिस्क को, ये चीज़ तुमको क्या करनी है, उसका प्रोसेस को तुमको बता देना है। फिर उसके ऊपर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या जाता है, जैसे कि अगर फ्लड आता है तो कितना तुमको डैमेज होता है, ठीक है। अब जो रिस्क आइडेंटिफाई किया है ना उसका कितना इम्पैक्ट जाता है, फिर हम बात करेंगे उस इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए, तुम्हारे पास में मिटिगेट एंड मैनेज करने के लिए तुम्हारे पास में क्या है, तुम उसको रिस्क को कैसे मिटिगेट एंड मैनेज करते हो। तो हमने बोला कि हम क्या करेंगे, जो बिल्डिंग का मटेरियल है ना उसको अलग से यूज़ करेंगे, हम बिल्डिंग को हाइट लेवल पे लगा देंगे ताकि फ्लड से डैमेज ना हो जाए। फिर जो तुम्हारे पास में प्लान है मिटिगेट एंड मैनेज करने का जो प्लान है, एंड तुम्हारे पास में एक्चुअल में जो अभी रिस्क है ना, वो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, सिनेरियो एनालिसिस करो, कहाँ पे फायदा है कहाँ पे नुकसान है, ट्रांजिशन जो तुम्हारा हो जाएगा उसके प्लान है तो बता दो, एंड क्लाइमेट के गोल्स अगर तुम्हारे है कुछ अनाउंस किए हुए उसको भी तुम बता दो, ठीक है सर। यूएस में क्या जाता है, रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस जाता है, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, उसको तुमको कैसे मिटिगेट करना है, कैसे मैनेज करना है, एंड उसके साथ में तुम बता दो, दोनों सिनारियो को देखो,
ट्रांजेक्शन प्लान्स को बता दो एंड गोल को बता दो। वही तुम्हारे पास में यूके में क्या था, रिस्क, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रैटेजी के ऊपर इम्पैक्ट क्या था, उसको तुम टारगेट्स एंड केपीआई के थ्रू कैसे मैनेज करते थे एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कैसे यूज हो एड्रेस करते थे। ठीक है सर, देखो बातें ना सिमिलर सी आती है, बट पॉइंट कौन से कहाँ पे लिखने ना वो तुमको पता होना चाहिए, एंड ये जो कीवर्ड्स है ना ये तुमको पता होने चाहिए। ठीक है सर, उसके बाद में हम बात करेंगे, एक होता है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बारे में जो हम बात कर रहे थे ना, वो रिपोर्टिंग में क्या जाना चाहिए। तो हमारे पास में 6C जाते हैं, मतलब हमारे पास में 6 कैपिटल होते। 6 कैपिटल कौन से होते हैं, देखो कैपिटल मतलब क्या, एक इंसान उसको बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो जो चीजें लेकर आता है। ठीक है सर, वो तो पैसा लेकर आता है, हाँ जी, आप पैसा जो लेकर आता है ना वो फाइनेंशियल कैपिटल होता है। अब वो खुद की जेब से लेकर आएगा, नहीं तो डेट लेगा, जो भी करेगा ना, डेट लेगा, इक्विटी होगा, ग्रांट होगा, ऑपरेशन से जनरेट किया, इन्वेस्टमेंट से आया है, जो कुछ भी है ना वो तुम्हारा फाइनेंशियल कैपिटल होता है। और क्या लेकर आता है सर, और कुछ लेकर नहीं आता है सर, पैसा ही लेकर आता है। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। तो बिजनेस स्टार्ट करेगा ना तो किसी जमीन के ऊपर करेगा, तो जमीन जो है ना कहाँ से आता है, नेचर से आता है। तो नेचर का कैपिटल है, नेचुरल कैपिटल नेचर का कैपिटल है। तो जमीन लेकर आता है, वाटर लेता है, लैंड लेता है, मिनरल, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, हेल्थ, ये सारे क्या है, जमीन से आते हैं, नेचर से आते हैं। तो एक क्या है, नेचुरल कैपिटल है तुम्हारा। और सर कुछ नहीं हो गया क्या, फिर नहीं हुआ ना दोस्त। अभी तुझे क्या करना पड़ेगा, बिल्डिंग बांधना पड़ेगा, वो जमीन के ऊपर बिल्डिंग बांधना पड़ेगा, मशीन खरीदना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता है ना। तो ये जो तुमने बनाए है ना, तुमने खुद मैन्युफैक्चर किए है, तुमने बिल्डिंग किया है, मशीनरी किया है ना, वो मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल होते हैं जो तुमने ह्यूमन ने बनाए हैं उसको। ठीक है, इक्विपमेंट, टूल्स, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे क्या है तुम्हारे पास में मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल है। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तुमको 3 कैपिटल चाहिए, कौन से, एक तो फाइनेंशियल कैपिटल, नेचुरल कैपिटल एंड मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। ठीक है, अब है ना बिजनेस को रन करने के लिए भी कुछ कुछ कैपिटल चाहिए। कैसे कैपिटल, अब सर अब तो हो गया ना भाई, मशीन लाया तूने, तुझे लोग तो चाहिए ना काम करने के लिए। अब जो लोग चाहिए ना वो तुम्हारे क्या है, ह्यूमन कैपिटल। तुझे एम्प्लॉय चाहिए ना, तो एम्प्लॉयज, स्किल, उसका एक्सपीरियंस, उसका कैपेसिटी चाहिए, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उनके पास में लॉयल्टी होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, एबिलिटी टू लीड एंड कोलेबरेट होना चाहिए। ये सारे क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। तो जितने बढ़िया एम्प्लॉय उतना बढ़िया बिजनेस। तो ये सारे क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। सर लेकिन तुम जो भी मैन्युफैक्चर करोगे, जो भी गुड सर्विस बनाओगे, वो कहाँ पे दोगे, अल्टीमेटली लोगों को दोगे, लोगों को दोगे। तो तुम्हारे पास में कस्टमर बनते हैं। ठीक है, और जहाँ से तुम रिसोर्सेस को लोगे ना, वो क्या है, तुम्हारे पास में रॉ मटेरियल का सोर्सिंग वगैरह करते हो, वो कौन है, तुम्हारे पास में सप्लायर है। ठीक है, तो ये जो बाकी के लोग होते हैं ना, वो कौन होते हैं, तुम्हारे सोशल कैपिटल होते हैं। जैसे सप्लायर होते हैं, कस्टमर होते हैं, ये सारे लोग कौन है, तुम्हारे पास में सोशल कैपिटल में आता है। उनके साथ में तुमको रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, कॉमन वैल्यूज, बिहेवियर, रिलेशनशिप एंड नेटवर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन का सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट। ठीक है, ये सारी चीजें होती है सोशल कैपिटल में। उसके साथ में सर अब तो हो गया ना, अब हो गया, लेकिन ब्रांड नेम होता है ना, ब्रांड नेम होता है कुछ, तो तुम्हारे पास में गुडविल होता है, तभी तुम्हारी चीजें वर्कआउट करेगी। तो इनटेंजिबल एसेट के बारे में बात करते हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, नॉलेज दैट ड्राइव इनोवेशन एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, एक है तुम्हारे पास में इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। तो 6C में तुम्हारे पास में 6 कैपिटल आते हैं। ठीक है, 3 कैपिटल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, 3 कैपिटल बिजनेस को रन करने के लिए। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तुम्हारे पास में चाहिए एक तो पैसा, फाइनेंशियल कैपिटल, फिर चाहिए धरती, भूमि, जय माता दी, तुम्हारे पास में चाहिए नेचुरल कैपिटल। ठीक है, उसके साथ में कुछ इंसान ने बनाए हुए बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट चाहिए, वो है तुम्हारे पास में मैन्युफैक्चर कैपिटल। 3 कैपिटल हो गए, अब बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट किया, अब रन करना है। रन करने के लिए हमारे पास में और 3 कैपिटल चाहिए, एक तो चाहिए लोग काम करने के लिए, एम्प्लॉयज, उसको हम बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल, एंड दूसरे चाहिए खरीदने के लिए, बेचने के लिए तुम्हारे पास में लोग, उसको हम बोलेंगे सोशल कैपिटल। एंड तुम्हारा ब्रांड नेम भी उसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो इंटेंजिबल एसेट में पेटेंट वगैरह वो तुम्हारे पास में बनते हैं इंटेलेक्चुअल कैपिटल। ये है तुम्हारे 6 C's ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। ठीक है सर, उसके बाद में जो हमने ग्लोबल लेवल पे तो देख लिया था कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे वर्कआउट होती है, जिसमें हमने यूएस एंड यूके के बारे में बात करी है। सर इंडिया में कैसे कैसे हो रहा था, जब जब रिपोर्टिंग की बात हो रही थी ना, तो इंडिया में हमारे पास में 2 चीज़ें हैं, एक है एमसीए एंड दूसरा है सेबी। ठीक है, एक है एमसीए एंड दूसरा है सेबी, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एंड तुम्हारे पास में सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जब एमसीए था ना, एमसीए ने क्या किया, 2009 में 2009 में एमसीए ने क्या किया था, उन्होंने एनवीजी
ऑन CSR इशू कर दिया। CSR क्या है तुम्हारा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनवीजी क्या है तुम्हारा, नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस। ठीक है, तो नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस, वॉलंटरी मतलब तुम तुम्हारी इच्छा से क्या कर लो, CSR दे दो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में तुम तुम्हारी इच्छा से क्या कर लो, वॉलंटरी बेसिस पे तुम क्या कर लो, सोशल के यहाँ पे तुम क्या कर लो, अपना जिम्मेदारी को फुलफिल करो, समाज के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी को फुलफिल करो। ऐसा 2009 में उन्होंने इशू किया था एनवीजी को। ठीक है, 2009 में उन्होंने एनवीजी को इशू कर दिया। अब है ना भाई साहब, 2011 में उन्होंने जो एनवीजी बस सीएसआर के ऊपर इशू किया था ना, उन्होंने उसको एक्सपांड किया। एक्सपांड क्या किया उन्होंने, सोशल, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको उन्होंने उसमें ऐड कर दिया। पहले बस सीएसआर के बारे में बात होती थी, अब उन्होंने सोशल, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस का क्या होगा उसके ऊपर उन्होंने एनवीजी को रिलीज किया। लेकिन 2014 में 2014 में मोदी गवर्नमेंट आ जाते हैं। मोदी गवर्नमेंट आते हैं, एकदम बोलते कि भाई साहब ये वॉलंटरी वॉलंटरी क्या है, इसको हटा दो। एक तो जो सीएसआर है ना, ये तुमने क्या किया है, वॉलंटरी बोला है कि तुमको जिसको करना है करो। ऐसे अगर बोलोगे ना तो कोई नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, उनके ऊपर मैंडेट कर देंगे कि भाई साहब सीएसआर करना ही पड़ेगा। अगर तू प्रॉफिट में है, अगर तेरे को 5 करोड़ का प्रॉफिट है, वो सब टर्नओवर का लिमिट अगर तेरा क्रॉस हो जाता है, तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, सीएसआर करना ही पड़ेगा, तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट का 2% वगैरह। ठीक है, तो उन्होंने ना 2014 में जैसे ही मोदी जी आते हैं ना, उन्होंने सीएसआर को मैंडेट कर दिया। सीएसआर के रूल तुम्हारे केम इनटू फोर्स। ठीक है सर, उसके बाद में 2019 में मोदी जी फिर आते। ठीक है, मोदी जी फिर आ जाते 2019 में। और मोदी जी जब आते ना, बोलते कि एनवीजी जो था ना वो वॉलंटरी था, तो इसमें से वी निकाल दो, वी निकाल दो, बस वॉलंटरी निकाल दो, एनजी कर दो। ठीक है, तो जो वॉलंटरी देते हो ना उससे कुछ फायदा नहीं होता है, वी निकालो, एनजी की बात करेंगे। एनजी क्या है तुम्हारा, नेशनल गाइडलाइंस। उन्होंने बोल दिया आरसीबी के ऊपर, आरसीबी नहीं दोस्त, आरबीसी, आरबीसी के ऊपर एनजी दिया उन्होंने। तो नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट के ऊपर नेशनल गाइडलाइंस उन्होंने इशू कर दिए। ठीक है सर, तो ये तो एमसीए की बात हो रही थी। साइड साइड में सेबी भी कुछ कुछ करते जा रहा था। सेबी क्या कर रहा था, सेबी का मामला मतलब लिस्टेड कंपनी का मामला। तो सेबी ने क्या बोल दिया कि जो टॉप की लिस्टेड कंपनी है ना भाई साहब, उनको बीआरआर करना पड़ेगा। बीआरआर क्या है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट को इशू करना पड़ेगा। बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके रिपोर्ट को इशू करना पड़ेगा। ये जो टॉप के लिस्टेड के सारे कंपनीज नहीं, बस टॉप के 100 कंपनीज। तो 2012 में उन्होंने टॉप के 100 कंपनीज को बोल दिया कि तुमको बीआरआर इशू करना पड़ेगा, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट को देना पड़ेगा। वही ये क्यों बोला था, क्योंकि 2011 में ना उनका एनवीजी आया था, एनवीजी को अपडेट किया था, तो 2012 ने सेबी ने भी अपडेट कर दिया। 2014 में सीएसआर मैंडेट किया, तो अगले साल 2015 में उन्होंने क्या किया, ये 100 कंपनीज को बढ़ा के 500 कंपनीज कर दिया। 2015 में 500 कंपनीज कर दिया। फिर ठीक है, उसके बाद में 2019 में इन्होंने भी एनजी आरबीसी किया, तो 2019 ने सेबी ने भी कुछ तो कर दिया। क्या कर दिया, बोला 500 से हम 1000 कर देंगे। देखो 2011 में एमसीए ने कुछ तो किया, तो 2012 में, सॉरी 2011 में एमसीए ने कुछ किया, तो 2012 में सेबी ने कुछ किया, 2014 में एमसीए ने कुछ किया, तो 2015 में अगले साल उन्होंने कुछ किया, फिर 2019 में एमसीए ने कुछ किया, तो 2019 में ही सेबी ने भी कुछ किया। तो 2012 में उन्होंने क्या किया, 100 टॉप के 100 लिस्टेड कंपनीज के ऊपर अप्लाई कर दिया। 15 में क्या किया, टॉप के 500 लिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लाई कर दिया। 19 में उन्होंने टॉप के क्या कर दिया, 1000 लिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लाई कर दिया। ठीक है, बस बीच में ना 2017 में उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कंपनीज को रिकमेंडेशन दे दिया सेबी ने कि देख भाई तुम इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को भी अडॉप्ट करो। ठीक है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को भी अडॉप्ट करो, ऐसा एक रिकमेंडेशन दिया था। उसके बाद में 2021 में ना उन्होंने क्या किया, बीआरएसआर को इंट्रोड्यूस किया। बीआरएसआर क्या है तुम्हारे पास में, जो पहले बीआरआर था ना क्या था, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, उसमें बस उन्होंने ये ऐड कर दिया। कैसे ये ऐड किया, बी आर के बाद में बस उन्होंने ये ऐड कर दिया और बात खत्म। तो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट के बीच में बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट ऐसा उन्होंने ये ऐड करके तुमको भेज दिया 2021 में। एंड उन्होंने बोल दिया कि जो पहले बी आर आर जो पहले
टॉप के 1000 लिस्टेड कंपनीज के लिए था ना, अभी BRSR जो है ना वो हो जाएगा तुम्हारा टॉप के लिस्टेड कंपनी के लिए, 1000 लिस्टेड कंपनी के लिए। तो 21 में BRSR लॉन्च किया एंड 22 में उसको मैंडेट कर दिया टॉप के 1000 लिस्टेड कंपनी के ऊपर, ठीक है सर। अब इसके साइड में ना ICI का भी कुछ कुछ इनिशिएटिव था। ICI क्या कर रहा था, ICI ने SRASB को क्या किया है, इस्टेब्लिश किया। अभी SRASB क्या है, SB तो तुम्हारा स्टैंडर्ड बोर्ड हो जाता है, SR क्या है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तो सर ये पहले हुआ है क्या, नहीं भाई, पहले क्या हुआ है, SASB हुआ है। इसमें से ये क्या था, अकाउंटिंग के बारे में, सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग के बारे में बात हो रही थी। फिर सर ISSB हुआ है, जो तुम्हारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में बात करता था। पहली बार तुम्हारे पास में SRASB आया है, जो तुम्हारा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में बात करता है, ठीक है। ये ICI ने इशू कर दिया। साथ साथ में ICI ने अवार्ड वगैरह भी इशू करना शुरू कर दिया। जो भी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को फॉलो करेगा उनको हम अवार्ड वगैरह दे देंगे, ऐसा उन्होंने इनकरेज करने के लिए उन्होंने इशू कर दिया। साथ में उन्होंने एजुकेशनल प्रोग्राम, सर्टिफिकेट कोर्सेस, फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, ये सारे प्रोग्राम उन्होंने अरेंज कर दिए। एंड साथ में उन्होंने पब्लिकेशन भी कुछ कुछ इशू करे। जैसे उन्होंने एक स्टैंडर्ड इशू किया है, स्टैंडर्ड जो इशू किया है ना वो तुम्हारा 3410 इशू किया था ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट के बारे में 3410 स्टैंडर्ड इशू किया। फिर बैकग्राउंड मटेरियल भी उन्होंने प्रोवाइड किया BRSR के बारे में। फिर उन्होंने एक पब्लिकेशन भी किया था, सीरीज ऑफ पब्लिकेशन, जिन्होंने क्या किया था, जो 17 गोल्स है ना उसको कवर करने के लिए एक एक करके पब्लिकेशन इशू किए थे, जिसका नाम था SDG अकाउंटेंट क्रिएटिंग सस्टेनेबल वर्ल्ड, ऐसा उसका नाम था। ऐसे उन्होंने पब्लिकेशन इशू किए थे। फिर FAQs भी उसने, ICI ने क्या किए थे, उन्होंने FAQs भी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के ऊपर इशू करे थे। एंड साथ में सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग मैच्योरिटी मॉडल भी उन्होंने इशू कर दिया। तो देखो उन्होंने क्या क्या किया है अभी तक। SRSB को इस्टेब्लिश किया है, अवार्ड्स वगैरह देते हैं। उसके बाद में एजुकेशनल प्रोग्राम है। उसके बाद में पब्लिकेशन में ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट, ऐसे ही तुम्हारा 3410 बैकग्राउंड मटेरियल है। SDG अकाउंटेंट्स क्रिएटिंग सस्टेनेबल वर्ल्ड, ऐसा पब्लिकेशन का सीरीज निकाल दिया। FAQ दे दिए एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग मैच्योरिटी मॉडल दे दिया, ठीक है सर। अब हम बात करेंगे एनवायरनमेंट के बारे में, सोशल के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, ठीक है, ESG के बारे में। अब यहाँ पे हमारे पास में एनवायरनमेंट है, सोशल है एंड गवर्नेंस है, ठीक है सर। अभी है ना हमने और एक चीज़ बात करी थी, देखो यहाँ पे आइए, हमने क्या बात करी थी, हमको अल्टीमेटली क्या, हमने अभी SDG के बारे में देखा, अब हमको ESG के बारे में देखना है। फिर हम आगे जाके BRSR के बारे में देखते हैं, एंड जिसमें तुम्हारा स्टेटमेंट जाता है कि कंपनी ने कार्बन इमिशन वगैरह कितना किया है। अभी तुमको ये चीज़ समझनी पड़ती है कि ये जो BRSR है ना, इसमें 9 प्रिंसिपल होते हैं। ये 9 प्रिंसिपल है ना, ये तुम्हारे अल्टीमेटली ESG को रिलेट करते हैं। ESG क्या है, एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस को रिलेट करते हैं। एंड ये ESG है ना तुम्हारा अल्टीमेटली SDG को, तुम्हारे गोल को फुलफिल करेगा, ठीक है। सिंपल इतनी बात होती है। अब सर BRSR जो है ना उसके 9 प्रिंसिपल, इसका मतलब ही तुम्हारा SDG को अल्टीमेटली हेल्प करेंगे, ठीक है। अब ये 9 प्रिंसिपल तो हम जाके देखेंगे। सबसे पहले समझते कि ESG क्या होता है। ESG तुम्हारा एनवायरनमेंट है, सोशल है एंड गवर्नेंस है, ठीक है। एनवायरनमेंट में हमको देखना पड़ेगा कंपनी का फोकस, कंपनी का इम्पैक्ट क्या है नेचुरल वर्ल्ड के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर कंपनी का इम्पैक्ट क्या है। फिर सोशल में हम देखेंगे कंपनी का रिलेशनशिप कैसा है लोगों के साथ में। एंड गवर्नेंस में देखेंगे कंपनी के इंटरनल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के बारे में जब भी बात होती है ना, तो हमको क्या देखना पड़ेगा, कॉर्पोरेट क्लाइमेट पॉलिसीज कैसे है, एनर्जी कितना यूज करता है, वेस्ट कितना जनरेट करता है, पोल्यूशन कितना करता है, नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन, एनिमल वेलफेयर के बारे में बात होती है। रिसोर्सेज एंटिटी यूज करते हैं फॉर इट्स फंक्शनिंग डिपेंडेंसी, जैसे कोल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कितना यूज करता है। एंड प्रोसेस विल जनरेट सर्टन वेस्ट, कार्बन इमिशन, ई वेस्ट जनरेट करेगा, उसके बारे में सब बात होती है तुम्हारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। तुम्हारे एनवायरनमेंट में इसके सब के बारे में बात होती है। मतलब नेचर से तुम क्या क्या लेते हो वो रिसोर्सेस आते हैं, नेचर को क्या क्या गंदा वेस्ट तुम देते हो वो सारे वेस्ट आते हैं, ठीक है। एनर्जी यूज़ करते हो, वेस्ट देते हो, रिसोर्सेस को, एनिमल को यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे तुमको बतानी पड़ेगी। कोल को, इलेक्ट्रिसिटी को, वाटर को कितना यूज़ कर सकते हो, ये करते हो, ये सारी चीज़ें तुमको क्या करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें तुमको बतानी पड़ेगी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के। अब ये जो एनवायरनमेंट है ना, इसमें हमको क्लाइमेट चेंज के बारे में भी देखना होता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, नेचुरल रिसोर्सेस, पोल्यूशन एंड वेस्ट एंड एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन सब के बारे में बात होती है। तो बस तुमको समझ के जाना है एंड साथ के साइड के जो पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए है उसको बस पढ़ना है।
कार्बन इमिशन, कंपनी CO2 कितना जनरेट करता है। फिर हम बात करते हैं फूड प्रोडक्ट कार्बन फुटप्रिंट। ये क्या था, हमने देखा था कि एक कार अपने लाइफ साइकिल में कितना कार्बन इमिशन करती है। फिर फाइनेंसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे है जहाँ पे एनवायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट जाता है। क्लाइमेट चेंज, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने बात करी थी, तुम वाटर का कितना यूज़ करते हो, एनिमल का कितना यूज़ कर सकते हो, एंड वुड कोल वगैरह का कितना यूज़ करते हो। ठीक है, तो वाटर स्ट्रेस, बायोडाइवर्सिटी, लैंड यूज एंड रॉ मटेरियल का सोर्सिंग कहाँ से होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं पोल्यूशन एंड वेस्ट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले हमने केमिकल के बारे में बात किया था। तो केमिकल रिलीज करते हो मतलब टॉक्सिक इमिशन एंड वेस्ट होता है तुम्हारा। पैकिंग मटेरियल एंड वेस्ट जो है तुम्हारा, पैकिंग मटेरियल खराब है। ई वेस्ट है तुम्हारे पास में, बैटरीज वगैरह तुम्हारा ई वेस्ट है। फिर एनवायरनमेंट के अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या है तुम्हारे पास में, तुम क्लीन टेक लेकर आओ, मतलब तुम्हारे जो इक्विपमेंट है 5 स्टार रेटिंग वाले होने चाहिए, जो कम से कम लाइट को यूज करेंगे। ग्रीन बिल्डिंग को लेकर आओ। ग्रीन बिल्डिंग कौन से होते हैं, जहाँ पे लाइट जो है ना सोलर का यूज होता है, जो पानी जो है वो तुम्हारा रिसाइकल होता है। रिसाइकल मतलब गंदा पानी जाता है, तुम उसको फिल्टर करते हो, बाद में वो तुम्हारा यूज होता है। ठीक है, कमोड के लिए वगैरह, जो तुम्हारा फ्लश के लिए जो यूज होता है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, तुम जो बिल्डिंग में यूज करते हो, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो जिसको जो कोई तुमको दिक्कत नहीं देता है नेचर को। ठीक है, तो ये सारे नेचुरल में जाते हैं, एनवायरनमेंट में जाते हैं। सोशल में तुम्हारे पास में एक आता है ह्यूमन कैपिटल, जो एम्प्लॉय के बारे में बात करता है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी, कंज्यूमर के बारे में बात करता है। स्टेक होल्डर, अपोजिशन एंड सोशल अपॉर्चुनिटी। तो एम्प्लॉय के बारे में देखो, ह्यूमन कैपिटल में लेबर मैनेजमेंट अच्छे से करो, वर्क लाइफ बैलेंस देखो, टाइमली पेमेंट करो उनको। उसके बाद में हेल्थ एंड सेफ्टी, हेलमेट होना चाहिए, फैक्ट्री के लोगों के पास में सेफ्टी शूज होने चाहिए। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बात करते हो तुम। सप्लाई चेन, लेबर के स्टैंडर्ड देखो, मतलब सप्लाई चेन में भी लेबर कैसे होना चाहिए, चाइल्ड लेबर वगैरह यूज़ नहीं होना चाहिए। फिर हम प्रोडक्ट लाइबिलिटी के बारे में बात करते हैं, कस्टमर के बारे में बात करते हैं। कस्टमर को जो तुम प्रोडक्ट देते हो ना, वो सेफ होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, जैसे कार है सेफ होना चाहिए। केमिकल सेफ्टी होना चाहिए, ड्रग्स मेडिसिन जो तुम देते हो, या फिर स्किन केयर के जो होते हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेफ्टी, इंश्योरेंस जो तुम बनाते हो, लोन जो तुम देते हो। प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी, ईमेल वगैरह, ड्राइव, गूगल ड्राइव वगैरह। रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, गैम्बलिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। स्टेक होल्डर अपोजिशन, जिसमें तुमको कंट्रोवर्शियल सोर्सिंग देखनी पड़ती है। कंट्रोवर्शियल सोर्सिंग क्या होती है, जो तुम्हारे पास में सप्लायर होते हैं ना, उनके पास में चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, या फिर उन्होंने केमिकल गंदे नहीं यूज़ करने चाहिए, ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारा स्टेक होल्डर अपोजिशन होता है। फिर सोशल अपॉर्चुनिटीज़ क्या है तुम्हारे पास में, तुम क्या कर लो, जहाँ पे गरीब गरीब लोग हैं ना, उनको भी कुछ कुछ प्रोवाइड करते जाओ। जैसे उनको कम्युनिकेशन होना चाहिए, जैसे जियो ने क्या किया है, इंटरनेट लेकर गया है गरीब गरीब लोग तक, कम से कम सस्ते पैसे में एक्सेस टू द कम्युनिकेशन। वैसे ही उनको लोन भी मिलना चाहिए, किसान वगैरह है ना, तो उनको लोन का एक्सेस होना चाहिए, इजी एक्सेस होना चाहिए। वैसे मेडिकल भी होना चाहिए, हेल्थ केयर का एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, उनको सस्ते दाम में उनका क्या होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए। एंड साथ में न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में भी बात होती है। ये सब लोगों के बारे में बात होती है, तो सोशल में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे तुमने क्या लिखना है, वो रिलेशनशिप एंड रेपुटेशन के बारे में बात करता है। कम्युनिटीज जहाँ पे बिजनेस करते हैं, उसके वैल्यू चेन में जो जो आता है उसके बारे में बात करता है। लेबर रिलेशनशिप, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन्स एंड डाइवर्स सोसाइटी के बारे में बात करता है। फिर हम बात करते हैं गवर्नेंस में, जहाँ पे तुम डील करते हो इंटरनल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर के साथ में। इंटरनल सिस्टम प्रैक्टिसेस, कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ एंटिटी अडॉप्ट्स इन ऑर्डर टू गवर्न इटसेल्फ, make effective investment decisions, comply with the laws, and meet the needs of all stakeholder entity. Every entity which is itself a legal creation require governance. सबको गवर्नेंस चाहिए, तो गवर्नेंस में हमको क्या देखना है, बोर्ड में ब्रॉड डाइवर्सिटी होना चाहिए, मतलब जो तुम्हारे BOD है ना, बोर्ड में तुम्हारे पास में मेल फीमेल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, नए पुराने लोग होने चाहिए। एग्जीक्यूटिव पे जो है ना, तुम्हारा लिंक कैसे होगा, शेयर के प्राइसेस के ऊपर होना चाहिए। ओनरशिप, शेयर होल्डर के बारे में बात करता है। अकाउंटिंग में फ्रॉड वगैरह नहीं होना चाहिए, एनरॉन के बारे में हमने बात करी थी। कॉर्पोरेट का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, बिजनेस इथिक्स होने चाहिए, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस करना चाहिए, जैसे हमने बात करी थी, यूरोपियन यूनियन ने क्या किया था, फाइन लगा दिया था गूगल के ऊपर। करप्शन, ब्राइबरी, इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिस्टम एंड स्टेबिलिटी, जैसे अकाउंटिंग में फ्रॉड होना होता था। टैक्स ट्रांसपेरेंसी, जैसे एप्पल ने क्या किया था, अपने प्रॉफिट को शिफ्ट किया था दूसरे किसी आयरलैंड में वगैरह, तो उसके ऊपर भी यूरोपियन यूनियन बहुत खतरनाक है, उन्होंने क्या किया था, एप्पल के ऊपर भी केस कर दिया था।
तो ये सब चीज़ें कहाँ पे होती है, गवर्नेंस में होती है। ठीक है, तो तुमको क्या करना पड़ता है, एसडीजी एंड ईएसजी को मैच करके तुमको रिपोर्ट करना पड़ता है। अभी जो तुमको रिपोर्ट करना है ना, वो तुम्हारे पास में बीआरएसआर है जो तुमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब बीआरएसआर जो है ना, वो बीआरएसआर देखने से पहले ये समझते हैं, बीआरएसआर का एश्योरेंस जो जाता है ना, उसको वो रिपोर्ट जाएगा, वो रिपोर्ट के ऊपर तुमको एश्योरेंस देना होता है। एश्योरेंस कहाँ से दोगे तुम, किस स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, 3000 को फॉलो करना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट 3000 जो तुम्हारे पास में आ जाता है, जिसमें तुम्हारे पास में रीजनेबल और लिमिटेड एश्योरेंस आता है ऑन सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन इन बीआरएसआर। बीआरएसआर में जो इंफॉर्मेशन जाती है उसके ऊपर रीजनेबल या तो लिमिटेड एश्योरेंस जाता है तुम्हारा SAE 3000 के हिसाब से, स्टैंडर्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट के हिसाब से या तो लिमिटेड जाएगा या फिर रीजनेबल जाएगा। ठीक है, अब बात समझते हैं कि ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड को यूज़ कौन करेगा, या तो हम जो रिपोर्ट करने वाले हैं वो यूज़ करेंगे, या फिर वो एंटिटी जो रिपोर्ट देती है बीआरएसआर का, या फिर जो लोग उसको पढ़ते हैं, ये 3 लोग यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन, एश्योरेंस प्रोवाइड करने वाले सीए लोग, प्रोवाइडिंग एश्योरेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, उस स्टैंडर्ड को यूज़ करेंगे। या फिर एंटिटी जो क्या करते हैं, सीकिंग एंगेज अ प्रोफेशनल ऑडिटर, जो एंटिटी ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहती है उस स्टैंडर्ड को रेफर करेगी। या फिर रेगुलेटर, इन्वेस्टर या फिर अदर यूजर जो क्या करते हैं, वो रिपोर्टिंग को यूज़ करते हैं, रिपोर्टिंग का डेटा यूज़ करते हैं ना, वो लोग भी क्या करेंगे, उस स्टैंडर्ड को यूज़ करेंगे। ठीक है, वो स्टैंडर्ड है ना तुम्हारा पहले वॉलंटरी था मार्च 31 2023 को, लेकिन अब 24 से तुम्हारा क्या हो जाता है, वो मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है सर, SSAE जो है ना, वो तुम्हारा 3410 जो है ना, वो क्या करता है, एड्रेस करता है किसको, ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट के ऊपर के एश्योरेंस एंगेजमेंट को। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट का जो एश्योरेंस एंगेजमेंट है उसको एड्रेस करता है। तो सर ये प्रोसेस कैसे होता है, इसका मेथड कैसे होता है, उसको हमको रिपोर्ट कैसे करना है, तो सिंपल सी बात आती है, बहुत सिंपल सी बात आती है। तुमको उसको रिपोर्ट कैसे करना है, एक तो उनका रिपोर्ट रहेगा, बीआरएसआर उनका रिपोर्ट उन्होंने बनाया रहेगा, अब तुमको उसको चेक करना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले उनका रिपोर्ट देखो, उनका रिपोर्ट पढ़ो, फिर तुम क्या करो, उस कंपनी में जाओ, उस कंपनी में जाओ, कंपनी ने क्या किया, अभी CO2 इमिशन उन्होंने मेजर किया, या फिर ग्रीन हाउस गैस उन्होंने मेजर किया, या फिर लाइट बिल कितना यूनिट हुआ है उन्होंने मेंशन किया है। तुम क्या करो, वो जो रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन किया है एंड जो एक्चुअल में है ना, वो जाके देखो, एक्चुअल में जाके क्या करो, कंपेयर करो। अब तुमको कुछ ना कुछ फाइंडिंग तो मिल ही जाते हैं। ठीक है, वो फाइंडिंग को ले लो तुम एंड फाइंडिंग को सबमिट करो, फाइंडिंग को सबमिट करो कि भाई साहब यहाँ पे डिफरेंस क्यों है, यहाँ पे जो CO2 इमिशन का जो लगाया है ना डिवाइस, वो डिवाइस में इतना दिखता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन का तुम्हारा इतना होना चाहिए, एक कैलकुलेशन तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, तुमने लाइट को इतना यूज़ किया है, तुमने इतना रिपोर्ट किया है, इतने यूनिट्स तुमने यूज़ करे हैं, इतने रिपोर्ट करे हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ क्या है, ये गड़बड़ जो डिफरेंस है ना, वो तुमको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे तुम सबमिट करते हो ना, वो फाइंडिंग्स के ऊपर उनका कुछ तो रिस्पॉन्स आना है, सही है गलत है जो भी है, वो रिस्पॉन्स ले लो उनसे एंड तुम क्या कर लो, अपना एक रिपोर्ट प्रिपेयर करो, जो एश्योरेंस रिपोर्ट जाएगा उस रिपोर्ट को तुम क्या कर लो, अपना प्रिपेयर करो एंड उसको इशू करो। बस इतनी सिंपल सी बात आती है। देखो पहले उनका रिपोर्ट को देखो, रिव्यू कर लो, उनके रिपोर्ट जो उन्होंने बनाए हैं उसको रिव्यू देखो, पैरामीटर देखो कि कैसे कैसे रिपोर्ट बनता है, क्या क्या चीज़ें आती है, पैरामीटर एंड रिव्यू कर लो उनका रिपोर्ट को। ठीक है, उसके बाद में ऑन साइट असेसमेंट कर लो, उसके कंपनी में जाओ, वेरिफिकेशन कर लो वो रिपोर्ट के हिसाब से, एक्चुअल के हिसाब से। उसके बाद में सबमिशन ऑफ फाइंडिंग होगा तुम्हारा ऑन साइट असेसमेंट एंड डॉक्यूमेंट रिव्यू। जो तुमको फाइंडिंग होते हैं वो फाइंडिंग्स को तुम क्या कर लो, सबमिट कर लो। जैसे ही तुम सबमिट करते हो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आता है, रिस्पॉन्स आता है तुम्हारा, रिस्पॉन्स को रिव्यू करो। रिस्पॉन्स को जैसे तुम रिव्यू करते हो, तुम क्या करोगे, असेसमेंट रिपोर्ट को प्रिपेयर करोगे, असेसमेंट या फिर वेरिफिकेशन रिपोर्ट को तुम क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे एंड उसको बाद में इशू करोगे असेसमेंट रिपोर्ट को एंड असेसमेंट स्टेटमेंट को। बस यही मेथड होता है, इसमें कोई बात है ही नहीं है, दम है ही नहीं है सर। तो ऑडिटर क्या कंसिडर करेगा, उसका रोल क्या होता है क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क में, ऑडिटर का रोल क्या होता है। देखो ऑडिटर का रोल है ना तुम्हारा सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले उसको क्या देखना है, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को देखना है एंड ऑडिटर को खुद को देखना है। जब जब क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क आता है ना, तो वहाँ पे दिक्कत क्या आती है, देखो कभी कभी ना वो रिस्क है ना तुम्हारा डायरेक्ट बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। जैसे अगर किसी का बिजनेस फार्मिंग से रिलेटेड है और क्लाइमेट में जैसे कि सूखा पड़ गया, तो सूखा पड़ गया तो फार्मिंग अच्छे से होगा नहीं, तो बिजनेस उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क है ना, वो स्पेशली रिलेवेंट होते हैं स्पेसिफिक सेक्टर के लिए, जैसे कि तुम्हारा एनर्जी सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, वैसे बहुत सारे, बैंकिंग इधर उधर बहुत सारे।
ठीक है, ड्यू टू देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अल्टीमेटली इफेक्ट होता है ना, इसकी वजह से वो तुम्हारे पास में क्या हो जाते हैं, रिलेवेंट हो जाते हैं। ठीक है, एंड इन्वेस्टर स्टेक होल्डर है ना, वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, एक्सपेक्ट ऑडिटर टू एड्रेस क्लाइमेट रिस्क इन देयर रिपोर्ट। वो चाहते हैं कि ऑडिटर तू क्या कर ले, तू तुम्हारे रिपोर्ट में इस रिस्क को क्या कर लो, एड्रेस करो तुम्हारे रिपोर्ट में। अब देखो सर, हम उनको, हम वो हमारे पास में आ जाते हैं, बोलते कि भाई साहब तुम रिपोर्ट में कुछ तो दे दो ना यार, तो हम क्या बता देंगे, देखो भाई साहब, हमारा रिपोर्ट जो जाता है ना, उसका बेसिक क्या है, उसका बेसिक यही है कि तुम्हारा एफएस जो है ना, वो फ्री है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड की वजह से या फिर एरर की वजह से, और वो तुम्हारा एफआरएफ के हिसाब से प्रेजेंट किया कि नहीं किया है, ये हमारा रिपोर्ट में जाता है, बस इतनी सी बात आती है। और साथ में कभी कभी हम ईओएम के एम पैरा देते हैं, अगर हमको लगता है कि मैटर सिग्निफिकेंट है हमारे ऑडिट में तो हम बता देंगे, या फिर हम बात, अगर हमको लगता है कि यूजर के नॉलेज के लिए अगर ये मैटर क्रूशियल है ना, तो हम उसको बता देंगे। ठीक है सर, तो बस इतनी सी बात जाती है। अभी यहाँ पे हमको कहाँ पे तुम फंसा रहे हो, क्लाइमेट डिस्क्लोजर दे दो, यहाँ पे वो दे दो, तुम्हारे रिपोर्ट में ऐड करो, कैसे करेंगे हम। तो वो बोलते कि तुमको सर जी, उन्होंने ना, कंपनी ने दे दिए, कंपनी ने डिस्क्लोजर दे दिए उनके रिपोर्ट में। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, कहाँ पे दे दिए, अरे एफएस में दे दिए, कहाँ पे दे दिए, अदर इंफॉर्मेशन में दे दिए, अदर इन्फॉर्मेशन में उन्होंने डिस्क्लोजर दे दिए, तुमको बस क्या करना है, तुम्हारा जो ऐसे 720 है ना, उसके हिसाब से अदर इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करो। अदर इन्फॉर्मेशन जैसे मैनेजमेंट का रिपोर्ट आता है, प्रेस रिलीज आता है, वो देखो कि एफएस के हिसाब से कंसिस्टेंट है क्या, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो तुमने ऐसे 720 में तो पढ़ा है ना, तो उसके ऊपर तुम क्या कर लो, उसके ऊपर तुम एक बार रीड करो कि अदर इन्फॉर्मेशन में क्या है। ठीक है, तो अदर इन्फॉर्मेशन में रीड किया तो तुमको समझ में आता है कि जो एफएस में डिस्क्लोजर दिए ना, वो सही है कि नहीं है। तो ऑडिटर असेस करेगा वेदर क्लाइमेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है ना, वो एफएस में अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज करी है कि नहीं करी है। अगर वो जो तुमने पढ़ा है ना अभी अदर इन्फॉर्मेशन या फिर तुम्हारा एफएस के डिस्क्लोजर, अभी जो एफएस के डिस्क्लोजर तुमने पढ़े हैं ना, उसमें से अगर तुमको लगता है कि बस बस ये दो तीन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बस तुम उसको एड्रेस करो। जैसे कि डिस्क्लोजर दिए है 10, तो तुम क्या करो, डिस्क्लोजर नंबर 2, 4 एंड 7, ये जो है ना, ये यूजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बस ये सब बता दो। तो अगर एफएस में कुछ दिया है एंड वो तुमको बताना है तुम्हारे रिपोर्ट में, तो कौन सा पैरा जाएगा, ईओएम पैरा जाएगा, बस वही ईओएम पैरा में तुम क्या कर लो, क्रूशियल क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर को तुम क्या कर लो, वहां पे हाईलाइट करो, बस बात खत्म। बस इतना सा काम तो करना है ऑडिट बाबू। अभी और क्या चीज आती है, कुछ नहीं, बस बात खत्म। देखो सर, ये आंसर जब लिखोगे ना, तो ऐसे का रेफरेंस नहीं देना है, क्योंकि मॉडल में नहीं है, दे सकते थे बट मॉडल में नहीं है, बस मॉडल में 720 है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो सिंपल सिंपल बात समझो, क्लाइमेट रिलेटेड जो डिस्क्लोजर है, क्लाइमेट रिस्क जो है ना तुम्हारा, उसके बारे में बात होती है, वो रिस्क क्या है उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद में हम क्या समझेंगे कि ऑडिटर का काम क्या होता है, उसका रोल क्या होता है। तो उसका रोल क्या है, देखो सबसे पहले उसको ओपिनियन देना पड़ता है, फेयर व्यू है, ट्रू एंड फेयर व्यू देता है क्या, मटेरियल स्टेटमेंट से फ्री है, एफआरएफ के हिसाब से प्रेजेंट किया है क्या, एंड सिग्निफिकेंट मैटर आते तो कभी कभी बता देता है वो। ठीक है, बस बात तुमको समझनी है, तुमको अदर इन्फॉर्मेशन को रीड करना है। अदर इन्फॉर्मेशन को रीड करने के बाद में तुमको देखना है कि एफएस में जो डिस्क्लोजर गए हैं वो सही है क्या, वो सही है क्या, वो अप्रोप्रिएट है क्या, तुमको देखना पड़ेगा, अप्रोप्रिएटली एफएस में डिस्क्लोज करे क्या। और उसमें से जो क्रूशियल आते हैं ना, क्रूशियल आते हैं ना, वो क्रूशियल को तुम क्या करो, बस डिस्क्लोजर दे दो यूजर के लिए, यूएम पैरा में बता दो कि 2 5 7 जो है ना, ये डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट आते हैं, बस बात खत्म। उसके बाद में सर जो आगे का पोर्शन है ना, वो रीड वाला पोर्शन है, रीड है नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, इसमें से बस ध्यान देना, सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड करके भी कुछ होता है, ऐसे भी करके कुछ होता है, बस ये ध्यान दे दो, सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड करके भी कुछ होता है जो एसआरएसबी ने इशू किए हैं। ठीक है, इसमें से कुछ याद होता है तो रखो, नहीं तो नहीं, छोड़ दो। जैसे हमने स्पोर्ट्स से थाला फॉर ए रीजन धोनी के बारे में बात करी थी, पुअर में डबल ओ है तो यहाँ पे 1000 में डबल ओ है, डबल जीरो है, ऐसे कुछ कुछ याद होता है तो रखो। ये हमारे स्टार्टिंग के थे एकदम, एसडीजी के स्टार्टिंग वाले। फिर यहाँ पे तुमको क्या कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस वर्डिंग समझो। यहाँ पे एस एफ डी आर करके भी कुछ होता है, सस्टेनेबल फाइनेंस डिस्क्लोजर रेगुलेशन, ऐसा भी कुछ होता है, ये तो यूरोपियन यूनियन मैंने बता दिया। सी एस आर डी भी करके कुछ होता है, फिर ई एस आर एस करके भी कुछ होता है, यूरोपियन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। बस तुमने ऐसा ऊपर ऊपर से देखना है और कुछ नहीं है। ठीक है,
अब हम करेंगे BRSR के बारे में। अब हम देखते हैं कि अच्छा सर, ये जो रिपोर्ट करना है ना, ये रिपोर्ट एक्चुअल में है क्या? कुछ नहीं, BRSR का रिपोर्ट है। जो पहले BRR था, अब वो BRSR बन जाता है। तो BRSR का रिपोर्ट देना है तुमको, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। बस इतनी सी बात है। सर ये किसको देना होता है? ये भाई हमने बात करी ना, टॉप के 1000 लिस्टेड कंपनी, उनको ही देना होता है और किसी को नहीं। बस बात खत्म। अब जब तुम BRSR देते हो ना, वो रिपोर्ट बनाते हो ना, बस उसमें 3 सेक्शन में बना दो। अच्छा जी, 3 सेक्शन कौन से? एक तो भाई साहब जनरल डिस्क्लोजर दे दो, एकदम बेसिक के जनरल डिस्क्लोजर दे दो तुम। जैसे कि लिस्टेड कंपनी है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारे सर्विस क्या है, हमारे ऑपरेशन क्या है, एम्प्लॉय के रिलेटेड, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ऐसा कंपनी के बारे में तो इन्फॉर्मेशन दे सकते हो ना, दे दो बस वही इन्फॉर्मेशन। फिर सेक्शन भी आता है मैनेजमेंट के प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर के बारे में बता दो। मैनेजमेंट का प्रोसेस मतलब क्या? मैनेजमेंट के पॉलिसीज क्या है, मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, गवर्नेंस कैसा है, लीडरशिप ओवरसाइट कैसा है, बस उसी के बारे में तुम बात करो, बात खत्म। और असली इंफॉर्मेशन जाता है तुम्हारा सेक्शन सी में, जिसको तुमको प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, जहाँ पे तुम्हारे पास में 9 प्रिंसिपल को तुमको बताना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे तुमको प्रिंसिपल वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 9 प्रिंसिपल के बारे में बताना पड़ेगा। अब इसमें भी हर प्रिंसिपल को तुम डिवाइड करोगे किसमें? एक होता है इसेंशियल इंडिकेटर में एंड दूसरा होता है लीडरशिप इंडिकेटर में। इसेंशियल मतलब क्या? मैंडेटरी तुमको बताने ही बताने पड़ेंगे। लीडरशिप मतलब क्या? ऑप्शनल है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो बता दो, नहीं इच्छा है तो रहने दो। ठीक है, तो इसेंशियल में तुमको क्या क्या किस तरीके की चीजें बतानी पड़ेगी, जैसे कि तुमने अगर कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट किया है ना, तो तुमको बताना ही बताना पड़ेगा। एनवायरमेंटल डेटा के बारे में, एनर्जी के बारे में, एनर्जी कितना यूज वगैरह हुआ है उसके बारे में तुमको बताना ही बताना पड़ेगा। CO2 इमिशन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन तुमने कितना किया है वो तुमको बताना ही बताना पड़ेगा। वाटर का तुमने कितना यूज किया है वो तुमको बताना ही बताना पड़ेगा। वेस्ट तुमने कैसे मैनेज किया है, वेस्ट कितना किया है वो तुमको बताना ही बताना पड़ेगा। ऐसे वाली चीजें तुमको मैंडेटरी है, वो तुमको बताना ही बताना पड़ेगा। उसके बाद में ऑप्शनल चीजें क्या आती है? ऑप्शनल चीजें वो आती है कि जो तुमको अगर बताना है तो बताओ, नहीं बताना है तो मत बताओ। जैसे लाइफ साइकिल असेसमेंट के बारे में बात होती है, डिटेल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, एडिशनल डेटा, बायोडाइवर्सिटी, एनर्जी कंजम्पशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसके बारे में बात होती है। बताना है तो बताओ, नहीं तो रहने दो। तो देखो सर, अल्टीमेटली क्या होता है, ये 9 प्रिंसिपल जाते हैं, ये BRSR के रिपोर्ट में 9 प्रिंसिपल जाते हैं, जिसका अल्टीमेट आधार किसका है? तुम्हारा ESG का है। ESG के 3 पिलर आते हैं एंड पिलर के बेसिस पे तुम्हारे पास में 9 प्रिंसिपल बनाए गए हैं। लेकिन अल्टीमेट हमारा गोल क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ठीक है, तो देखो BRSR के 9 प्रिंसिपल तुम्हारे 3 गोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ESG में कन्वर्ट होते हैं एंड फिर वो तुम्हारे पास में अल्टीमेटली 17 SDG को फुलफिल करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारे 9 प्रिंसिपल तुम्हारे 17 SDG को फुलफिल करते हैं। सर इसका डायरेक्ट लिंक है क्या? देखिए, जो 9 प्रिंसिपल है इसका डायरेक्ट लिंक है, या फिर ये 9 प्रिंसिपल का SDG के साथ में एंड ESG के साथ में, दोनों के साथ में डायरेक्ट लिंक है। ठीक है, डायरेक्ट लिंक है। तो बस ये जो डायरेक्ट लिंक है ना, इसको हमने देखा था मॉड्यूल में कि हमको समझता नहीं है, ऐसा टेबल था एंड टेबल में तुमको देखा था 1 1 9 हर एक प्रिंसिपल एंड 17 SDG थे, कौन सा प्रिंसिपल किसको किसको मैच करता है, बट वो हमको याद नहीं होगा तो हम छोड़ देते हैं। ठीक है सर, बस हम क्या करेंगे, ये BRSR के 9 प्रिंसिपल है ना, इसको याद कैसे करेंगे? ये 3 जो चीज आती है ना, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, उसके आधार पर हम उसको याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? देखो सर, जो एनवायरमेंट है ना, इसके लिए 2 प्रिंसिपल है, एक सोशल है इसके लिए 3 प्रिंसिपल है, गवर्नेंस है उसके लिए 4 प्रिंसिपल है। ठीक है, तो देखो ये जो सोशल है ना, इसके जो 3 प्रिंसिपल है ना, वो तुम्हारे 3 से शुरू होते हैं। तो 3 4 5, 3 से शुरू होते हैं, 3 प्रिंसिपल है, तो 3 4 5 ये तुम्हारे सोशल के बारे में बात करता है। उसके बाद में एनवायरमेंट के कितने हैं? 2 है। तो एनवायरमेंट के जो है ना, वो 3 से पहले का जो 2 है एंड 5 के बाद का 6 है, ये 2 एंड 6 तुम्हारे एनवायरमेंट के बारे में बात करते हैं एंड जो बाकी बचे हुए सारे है ना, वो तुम्हारे सोशल के बारे में बात करता है। तो 1 बचा, 6 के बाद में 7 8 एंड 9 बचा, ये 4 तुम्हारे सोशल के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो 9 नंबर का था ना, वो कंज्यूमर के बारे में था। तो कंज्यूमर है ना, तो भाई साहब सोशल में आ जाएगा। तो हमने क्या किया था, हमने बोला था कि अल्टीमेटली तुम्हारा वो सोशल में आ जाता है, तो हमने क्या किया था, उसको सोशल में ऐड किया था। तो हमने देखा था 3 से शुरू होते हैं, 3 है, तो 3 इंटू 3 तुम्हारे पास में 9, तो 3 4 5 एंड 9 ये तुम्हारे सोशल में आ जाते हैं। 2 एंड 6 तुम्हारे एनवायरमेंट में आ जाते हैं एंड बाकी बचे हुए 1 7 8 तुम्हारे गवर्नेंस में आते हैं। ठीक है सर,
ऐसे हमने उसको याद किया था। अब हम समझने की कोशिश करते हैं हमारा जो 2 एंड 6 है ना एनवायरनमेंट के बारे में, वो कौन से है? एक तो गुड्स एंड सर्विस के बारे में बात करते हैं 2 नंबर का, एंड 6 नंबर का एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। 3 से 3 आते हैं ना, तो 3 है तुम्हारा एम्प्लॉय के बारे में, 4 है तुम्हारा स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट, 4% इंटरेस्ट तुम्हारा सब्सटेंशियल नहीं स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट है, एंड 5 जो है ना तुम्हारा ह्यूमन राइट के बारे में बात करता है। फिर 9 जो है वो कंज्यूमर के बारे में बात करता है। अब बचते हैं 1, 7, 8, तो 1 आता है इथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। 7 बात करता है पॉलिसीज के बारे में, थाला फॉर ए रीजन अगेन, एंड 8 बात करता है इक्विटेबल डेवलपमेंट के बारे में, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के बारे में भी बात करता है। एक एक को देखते हैं, एक एक को अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। सर 9 प्रिंसिपल में पहला प्रिंसिपल है तुम्हारे पास में इथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। ये क्या बात करता है कि तुमको क्या करना है, इथिकल कंडक्ट के थ्रू स्टेक होल्डर का ट्रस्ट को बिल्ड करना है, ओपन कम्युनिकेशन करना है, एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग करना है। ठीक है सर, तो पहली चीज है इसमें इथिक्स। तो इथिक्स के बारे में कुछ बताओ सर। इथिक्स में तुमको क्या करना है, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में इथिकल प्रैक्टिस होने चाहिए, एंड साथ में तुम्हारे वैल्यू चेन में भी इथिकल प्रैक्टिस होने चाहिए। ये 2 पॉइंट बनते हैं तुम्हारे पास में। तुम्हारे पॉलिसीज को ऐसे प्रमोट करो कि उसमें इथिकल प्रैक्टिसेस हो जाए। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस विद पॉलिसीज प्रमोटिंग इथिकल प्रैक्टिसेस थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन, एंड इथिकल प्रैक्टिसेस को एनकरेज करो विद इन वैल्यू चेन। तो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में तुम क्या करोगे, पॉलिसीज ऐसे बना दोगे जो प्रमोट करते हैं इथिकल प्रैक्टिसेस को, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस बना दोगे, इथिकल प्रैक्टिस को ऐसे बना दोगे कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज जो है ना वो इथिकल प्रैक्टिस के आधार पर चलते। फिर तुम्हारे वैल्यू चेन में भी तुम क्या करो, प्रमोट कर लो कि इथिकल प्रैक्टिसेस को एनकरेज कर लो कि होना चाहिए। तो ये तो इथिक्स के बारे में 2 पॉइंट हो जाते हैं। फिर बात आती है ट्रांसपेरेंसी के बारे में। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या, कुछ नहीं, डिस्क्लोजर देना तुम्हारे एफएस में, तुम्हारे रिपोर्ट में। तुम क्या कर लो, तुम जब पॉलिसीज के बारे में, प्रोसीजर के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, किसके ऊपर के, ईएसजी मैटर के ऊपर के जो परफॉर्मेंस को तुम डिस्क्लोज करने जाते हो ना, वो डिस्क्लोज करते समय तुम ट्रांसपेरेंट रहो, मतलब जो एक्चुअल में हुआ है उसी चीज को डिस्क्लोज करो। ठीक है, पॉलिसीज, प्रोसीजर, परफॉर्मेंस को जो हुआ है उसी के हिसाब से डिस्क्लोज करो। लेकिन सर कभी कभी क्या होता है, एडवर्स इम्पैक्ट होता है ना, तो इंसान लालची साला करता नहीं है रिपोर्ट। तो तुम क्या करो, एडवर्स इफेक्ट अगर आता है ना, तो मोर केयर हैज टू बी टेकन फॉर ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर। तो वो डिस्क्लोजर ट्रांसपेरेंट हो जाए, इसके लिए तुम ज्यादा केयर करो, क्योंकि एडवर्स इफेक्ट है ना, तो कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। फिर बात करते हैं यहाँ पे बीआरएसआर के प्रिंसिपल, एक्सटर्नल एंटिटी ने अगर नहीं फॉलो करे ना, वॉयलेट किया है ना, तो उसको भी तुम क्या कर लो, प्रोएक्टिवली एड्रेस करो। अभी एक्सटर्नल एंटिटी में तुम्हारे पास में सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, सब कॉन्ट्रैक्टर या फिर रेगुलेटरी ऑफिसेस आ सकते हैं। देखो सर, पहला प्रिंसिपल इथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करता है। इथिक्स से तुम्हारे पास में 2 पॉइंट बनते हैं। इथिक्स में तुमको देखना पड़ेगा इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से तुम्हारे पॉलिसी डिजाइन हुए तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में। तुम्हारे पास में जो बाहर के लोग आते हैं ना, जो तुम्हारे वैल्यू चेन में आते हैं ना, उनके यहाँ पे भी इथिक्स को तुम एनकरेज कर लो। उसके बाद में तुम्हारे पास में आता है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी तुम्हारा होना चाहिए, जब भी तुम ईएसजी मैटर के ऊपर डिस्क्लोजर देते हो तब तुम्हारा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ईएसजी मैटर के ऊपर पॉलिसीज, परफॉर्मेंस एंड तुम्हारे पास में प्रोसीजर्स आते हैं, उसके डिस्क्लोजर के टाइम पे तुम्हारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और अगर उसका एडवर्स इफेक्ट है ना, तो तुम्हारे पास में होना ही होना चाहिए, तो तुमने ज्यादा केयर करनी है। तो ट्रांसपेरेंट के बारे में उसके बाद में हम बात करेंगे। बीआरएसआर प्रिंसिपल को वॉयलेट करता है अगर कोई एक्सटर्नल एंटिटी भी, तब भी तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रोएक्टिवली उसको एड्रेस करना पड़ेगा। ये होगा पहला प्रिंसिपल। फिर हम बात करेंगे दूसरा, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज कैसे होने चाहिए, तो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए, एंड एनवायरनमेंट के ऊपर उसका इम्पैक्ट कम होना चाहिए। लाइफ को अच्छा कर दे बहुत बढ़िया है, बट एनवायरनमेंट के ऊपर उसका इम्पैक्ट कैसे होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसकी वजह से ऐसे गुड्स तुम बनाओ, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाओ जो लोगों के लिए अच्छे है बट एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे है। ठीक है, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल प्रोडक्ट डिजाइन करना पड़ेगा जो लंबे टाइम तक चले। ठीक है, एंड उसको रिसोर्स इफिशिएंट बनाओ, जो प्रोडक्शन के मेथड्स हैं एंड प्रोडक्शन का टेक्नोलॉजी है ना, उसको रिसोर्स इफिशिएंट बनाओ। ऐसे बनाओ कि तुम्हारा वेस्टेज कम हो जाए, उसमें तुम्हारा कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकले। ऐसे तुम मेथड्स को अडॉप्ट करो। बस इतनी सी बात करता है। उसके साथ में बात करता है
जब भी तुम कुछ गुड्स बनाओ ना, तो कंज्यूमर को तुम क्या कर लो, उनके राइट के बारे में बताओ, उनके राइट के बारे में एजुकेट करो। एंड जब भी तुम ऐसा गुड्स बनाओ ना, तो ध्यान देना है तुमने रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल के बारे में, 3R के बारे में ध्यान देना है तुमने। रिड्यूस क्या करना है तुमने, नेचर का एक्सप्लॉयटेशन, नेचर के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन को रिड्यूस करना है। रीयूज को तुमने प्रमोट करना है एंड तुमने रिसाइकल करना है। ठीक है, रिसाइकल करना है तो तुमने रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल के 3R के मेथड को एनकरेज करना है। तो जब भी गुड्स बनाओ, ध्यान क्या देना है, देखो रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज जो है ना, वो तुमको प्रिंसिपल 6 में भी आ जाएगा, प्रिंसिपल 6 में भी आ जाएगा। कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर तुम्हारे पास में प्रिंसिपल 9 है, तो इसमें भी आ जाएगा। तो प्रिंसिपल 9 जो है ना तुम्हारा, कंज्यूमर के बारे में बात करेगा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल के बारे में बात करेगा। ये जो राइट आते ना, अगर वो ह्यूमन राइट आते ना, वो तुम्हारा प्रिंसिपल नंबर 5 बनेगा। तो जब भी MCQ वगैरह आता है ना, तो तुमने ध्यान दे के चलना है कि क्या पूछ रहा है, क्या सोच रहा है, उसकी सोच क्या है। यहाँ पे देखो, कंज्यूमर को उसके राइट के बारे में अगर तुमको बताना है ना, तो कहाँ पे बताओगे, गुड्स के ऊपर बताओगे। तो जब गुड्स बेचोगे ना, तो उसका मतलब गुड्स एंड सर्विस में आएगा, प्रिंसिपल 2 में आएगा। तो अगर उसको बताना है उसका राइट क्या है, तो गुड्स में आएगा। अगर तुमको रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल के लिए मेजर्स लेने हैं, उसको एनकरेज करना है, वो तुम्हारे पास में 2 में आएगा। अभी यही चीज तुमको कस्टमर को बतानी है, तो वो तुम्हारे पास में कंज्यूमर में आएगा, प्रिंसिपल 9 में आएगा। समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। एक बार पूरा पढ़ो, उसके बाद में इस पॉइंट को तुमने नोट करके चलना है, इस पॉइंट को तुमने नोट करके चलना है कि इसके इसके कौन से चीजें कहाँ कहाँ पे आती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे प्रिंसिपल नंबर 3 की, ठीक है। प्रिंसिपल नंबर 3 में हमारे पास में एम्प्लॉयज के बारे में बात होती है। सोशल शुरू हो गया, 3 से शुरू होता है, 3 4 5 सोशल शुरू हो गया। अब हम एम्प्लॉयज के बारे में बात करते हैं। एम्प्लॉयज तुम्हारे कंपनी के, और साथ में जो वैल्यू चेन में ना, उस सारे एम्प्लॉयज के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सर एक बात समझो, एम्प्लॉयज है ना, तो तुमको ध्यान क्या देना है, उनका डिग्निटी, उनका हेल्थ एंड वेलबींग तुमको ध्यान देके चलना पड़ेगा, ठीक है सर। सर तो कैसे समझेगा, तुमको क्या क्या करना पड़ेगा तुमको। सबसे पहले लेबर के जो सॉरी, थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ ठीक है, लेबर के रेगुलेशंस तुमको देखने पड़ेंगे। लेबर के रेगुलेशंस तुम्हारे पास में जो भी आते हैं, बोनस एक्ट रहेगा, चाइल्ड लेबर का एक्ट रहेगा, जो भी लेबर के रेगुलेशंस आते हैं ना, वो तुमको समझने पड़ेंगे। वैसे ही तुमको चाइल्ड लेबर को प्रिवेंट करना पड़ेगा, प्रोहिबिट करना पड़ेगा, बॉन्डेड लेबर को, या फिर ऑल टाइप्स ऑफ इनवॉलंटरी लेबर। इनवॉलंटरी मतलब जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवाना है, उसकी मर्जी है तो करेगा, नहीं तो रहने दे भाई, ठीक है। तो तुमने क्या करना है, चाइल्ड लेबर के बारे में, बॉन्डेड लेबर को एंड इनवॉलंटरी लेबर को तुमने प्रोहिबिट करना है। कहाँ पे, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में भी एंड साथ में वैल्यू चेन में भी। तुम्हारे सप्लायर, तुम्हारे कस्टमर भी अगर ऐसा करता है, तो उसको भी तुमने प्रोहिबिट करके चलना है, ठीक है। तो लेबर रेगुलेशंस के बारे में ये तो हो गया। उसके साथ में तुमने ध्यान देना है, उसका वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। उसको गधे के जैसे ओवर टाइम मत कराओ, वर्क लाइफ बैलेंस उसका मेंटेन होना चाहिए। उसका डिग्निटी का ध्यान रखो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का ध्यान रखो। मतलब क्या, वो है ना, उसको ऐसा रोको मत कि वो ट्रेड यूनियन में नहीं जा सकता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसको दे दो ना भाई साहब फ्रीडम, क्योंकि वो क्या करेगा, यूनियन फॉर्म करेगा, कलेक्टिवली बार्गेन करेगा, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कौन सा, ट्रेड यूनियन वगैरह वो एसोसिएट कर पाए, उसके साथ में जा पाए, उसको तुमने रोकना नहीं है, किसी भी एग्रीमेंट करके उसको, उसका फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है सर। उसके साथ में तुम क्या कर लो, उसके बारे में थोड़ा सोचो। क्या, उसको टाइम टाइम पे पेमेंट दे दो, उसको फेयर वेजेस को टाइम टाइम पे पेमेंट दे दो। साथ में लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी के बारे में बात होती है। लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से पेमेंट दे दो, इकोनॉमिक सिक्योरिटी होना चाहिए उसके पास में। उसके साथ में वर्क एनवायरनमेंट के बारे में सोचो ना, कैसे होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। सेफ मतलब क्या, फ्री फ्रॉम हरेसमेंट होना चाहिए एंड वायलेंस भी नहीं होना चाहिए उधर। एंड साथ में तुम क्या कर लो, इन्वेस्टमेंट कर लो। कहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, स्किल डेवलपमेंट में, करियर डेवलपमेंट में एंड ट्रेनिंग में। तो हर तरीके से तुमने क्या करना है, एम्प्लॉय के बारे में सोचना है, हर तरीके से एम्प्लॉय के बारे में सोचना है। कैसे कैसे सोचोगे, लेबर रेगुलेशंस का ध्यान रखो, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, बॉन्डेड लेबर नहीं होना चाहिए एंड इनवॉलंटरी, जबरदस्ती से काम मत कराओ, ठीक है सर। उसके साथ में तुम क्या करो, वर्क लाइफ बैलेंस को साथ साथ में देख के चलो। वर्क लाइफ बैलेंस देख लिया तुमने, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, उसका उसका फ्रीडम उसका उसका है, ठीक है। उसके साथ में तुम क्या करो, उसको टाइम टाइम पे पेमेंट दे दो, एंड जितना पेमेंट चाहिए उतना दे दो। जितना मतलब ऐसा नहीं कि वो मांगेगा जितना, बट उसका जो है ना, उसका लिविंग स्टैंडर्ड अचीव होना चाहिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड होनी चाहिए। एंड उसके साथ में तुम कैसे करो, तुम क्या करो, तुम्हारा जो वर्क एनवायरनमेंट है ना, वो कंफर्टेबल होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए एंड सेफ होना चाहिए, हरेसमेंट नहीं होना चाहिए, वायलेंस वहाँ पे नहीं होना चाहिए। एंड उसके साथ में तुम देखो, तुम स्किल डेवलप करो, उसका करियर डेवलप करो एंड उसको ट्रेनिंग भी तुमने
देकर चलना ही चलना है। ठीक है सर। उसके बाद में हम बात करेंगे प्रिंसिपल नंबर 4 के बारे में, जो बात करता है स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट मतलब इसमें तुमको क्या देखना पड़ेगा, स्टेक होल्डर का बिजनेस ऑपरेशन के ऊपर इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन का स्टेक होल्डर के ऊपर इम्पैक्ट एंड रिस्पॉन्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। यहाँ पे तुमको सिंपल सी चीज एक समझनी पड़ेगी। क्या समझना है, देखो, सिस्टमेटिकली डिटरमाइन कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेशन डिटरमाइन करो एंड आइडेंटिफाई करो कि इंटरेस्टेड पार्टी कौन है इस ऑपरेशन में। इंटरेस्टेड पार्टी जैसे ही आइडेंटिफाई हो जाते ना, उसके बाद में उनको ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करो स्टेक होल्डर के साथ में, एंड उसके बाद में उनके स्टेक होल्डर के साथ में अपना बेनिफिट शेयर करो फेयरली एंड इक्विटेबली। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल किसका लिया था, टाटा का लिया था। ठीक है, तो टाटा मोटर जहाँ पे भी जाएगा ना, वहाँ की लोकल कम्युनिटीज है ना, उनको क्या करेगा, ऐड करेगा, उनके साथ में अपना बेनिफिट को शेयर करेगा फेयरली एंड इक्विटेबली। छोटे छोटे लोग हैं, सबको साथ में लेकर चलेगा। ठीक है, तो इंटरेस्टेड पार्टी देखो, आइडेंटिफाई कर लो, उनके साथ में ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन कर लो, बिजनेस का इंपैक्ट क्या होगा सारी चीजें बता दो कि हम यहाँ पे अगर बिजनेस सेट करते हैं तो तुम्हारा क्या क्या प्रॉब्लम होगा, इस नदी का पानी खराब होगा, यहाँ पे क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन कर लो स्टेक होल्डर के साथ में, एंड उसके बाद में उनको भी बेनिफिट शेयर कर लो, उनसे परचेस कर लो, लोकल के छोटे छोटे लोग हैं उनसे भी परचेस कर लो, उनको काम दे दो, उनको पैसा मिलेगा, तब जाके क्या हो जाएगा, स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ह्यूमन राइट को तुमने क्या करना है, प्रमोट एंड रिस्पेक्ट करना है। अभी जो ह्यूमन राइट है ना, यहाँ पे तुमको क्या देखना है, तुमने क्या करना है, ह्यूमन राइट को बिजनेस प्रैक्टिस में इंटीग्रेट करना है। ह्यूमन राइट को बिजनेस प्रैक्टिस में इंटीग्रेट करना है ताकि तुम्हारा वायलेशन ना हो एंड ह्यूमन डिग्निटी को तुम अपहोल्ड कर सको। सर मतलब क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट को सबसे पहले समझो, क्या क्या ह्यूमन राइट होते हैं उसको देखो, एंड उसको तुमको क्या करना है, तुम्हारे बिजनेस का पॉलिसीज प्रैक्टिस जैसे बनेगा ना, उसमें तुम उसको क्या करो, इनकॉर्पोरेट करो। ठीक है सर। अब यहाँ पे तुमको क्या देखना पड़ेगा, देखो, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ले लो कि ह्यूमन राइट क्या होते हैं, उसका पोटेंशियल वायलेशन क्या हो सकता है। इंडियन कंटेक्स्ट में मतलब तुम कॉन्स्टिट्यूशन देखो, नेशनल लॉज देखो, इंटरनेशनल बिल देखो, ह्यूमन राइट का सारी चीजें देखो, एंड उसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग ले लो कि ह्यूमन राइट क्या होते हैं एंड उसका पोटेंशियल वायलेशन क्या होगा। वो तुमने पढ़ा। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको इंटीग्रेट करना है ह्यूमन राइट के प्रिंसिपल को, कहाँ पे, मैनेजमेंट सिस्टम में, पॉलिसी में एंड प्रैक्टिस में। मतलब तुम जो भी पॉलिसी प्रैक्टिस प्रिंसिपल बनाते हो उसमें ह्यूमन राइट के प्रिंसिपल को तुम क्या कर लो, ऐड कर लो, इंटीग्रेट कर लो मैनेजमेंट सिस्टम में, एंड उसके साथ में रिस्पेक्ट करो ह्यूमन राइट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर विद इन एंड बियॉन्ड द वर्क प्लेस। सारे के सारे लोगों का ह्यूमन राइट तो तुम्हारा अब्यूज नहीं होना चाहिए, वायलेट नहीं होना चाहिए, सबको रिस्पेक्ट करो। फिर आता है तुम्हारा प्रिंसिपल नंबर 6, जो अगेन एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है। तो एनवायरनमेंट में तुमको क्या देखना है, प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसके लिए तुमने क्या देखना है, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो इसके लिए तुमको समझना पड़ेगा क्या क्या। देखो, सबसे पहले देखो, एनवायरमेंट का इम्पैक्ट जो है ना, एनवायरमेंट का इम्पैक्ट जो है ना, सॉरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, पूरे साइकिल में, जैसे एक कार बनता है, तो कार जब से मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट होता है एंड जब से उसका स्क्रैप होता है ना, उसके पूरे लाइफ साइकिल में उसका एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, उसको असेस करो, एड्रेस करो, एंड उसको अपने पॉलिसीज में, प्रैक्टिसेस में, प्रोसीजर्स में उसको क्या करना है, तुमने डाल देना है। ठीक है, तो पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस टू असेस एंड एड्रेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, ये तुम्हारा पहला पॉइंट हो जाता है। उसके बाद में तुमको क्या देखना है, ऑप्टिमल यूज होना चाहिए किसका, नेचुरल रिसोर्सेस एंड मैनमेड रिसोर्सेस। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस एंड मैनमेड रिसोर्सेस का तुम्हारा ऑप्टिमल यूज होना चाहिए। नेचुरल में क्या है, लैंड है, वाटर है, मैनमेड में क्या है, तुम्हारे पास में बिल्डिंग है, मशीन है, उसका तुमको क्या करना है, ऑप्टिमल, ना ही कम ना ही ज्यादा, ऑप्टिमल यूज करना है। ठीक है, अभी ये चीज आती है, ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद में तुमको समझना पड़ेगा वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी यूज कितना किया है, लैंड यूज कितना किया है, पोल्यूशन कितना प्रिवेंट किया है, इसके परफॉर्मेंस को तो तुमको मेजर करना पड़ेगा ना बेडू। ठीक है, इसके परफॉर्मेंस को तुमको मेजर करना पड़ेगा, तो उसके परफॉर्मेंस को मेजर करो, एंड जहां जहां पे भी क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस को तुम होता है ना, उसको तुम क्या कर लो, कॉन्ट्रीब्यूट कर लो। जैसे कि एक एमसीक्यू के लिए मैंने आपको बोला था पेरिस का एग्रीमेंट है, या फिर
नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है, तो उसको तुम क्या कर लो, उसको तुम कंट्रीब्यूट कर लो जहाँ पे भी क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस होता है तो, ठीक है। उसके साथ में तुमको देखना है रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकल, ये चीज़ें दोनों जगह पे आती है। 6 नंबर एंड 9 नंबर दोनों के प्रिंसिपल में, सॉरी 6 नंबर एंड 2 नंबर दोनों प्रिंसिपल में तुम्हारे पास में आ जाती है। 9 में भी आता रहेगा एक जगह पे, है ना, पढ़ा था शायद में, देखो यहाँ पे आता है, ठीक है। तो 269 में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल आता है। बस यहाँ पे क्या देखना है, रिडक्शन, रीयूज एंड रिसाइकलिंग में तुमने क्या करना है, इंडस्ट्री का बेस्ट प्रैक्टिस को तुमने बेंचमार्क करना है, उसके अगेंस्ट में तुमने काम करना है। तो देखो अगर इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में बात होती है तो तुम्हारा प्रिंसिपल 6 में जाएगा। अगर वही गुड सर्विसेज के बारे में बात होती है, प्रिंसिपल नंबर 2 में जाएगा। कंज्यूमर को बताना है तो तुम्हारा प्रिंसिपल नंबर 6 में जाएगा। लेकिन कंज्यूमर को उनके राइट के बारे में बताना है तो तुम्हारा प्रिंसिपल नंबर 2 में जाएगा, ठीक है। उसके साथ में कंटिन्यूसली सीकिंग इंप्रूवमेंट्स इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, एनवायरमेंट के परफॉर्मेंस में कंटिन्यूसली तुम क्या करो, इंप्रूवमेंट करते जाओ। तो एनवायरमेंट वाला बहुत ही सिंपल था। क्या देखना है, लाइफ साइकिल में तुमने देखना है कि उसका जो इम्पैक्ट जाता है एनवायरमेंट के ऊपर, उसको असेस करो, एड्रेस करो, अपने पॉलिसी प्रैक्टिस में डाल दो, बात खत्म। उसके बाद में तुमको क्या करना है, ऑप्टिमल यूज करना है नेचुरल एंड मैनमेड रिसोर्सेज का। ऑप्टिमल यूज कर लिया, अब तुमको मेजर भी तो करना पड़ेगा ना। क्या मेजर करना है, पोल्यूशन कितना प्रिवेंट किया है, वेस्ट कितना मैनेज किया है, एनर्जी कितना यूज किया है, एंड लैंड का यूज कितना किया है, वो तुमको मेजर करना पड़ेगा। और मेजर करके यहाँ पे तुम रिपोर्ट करोगे, उसका परफॉर्मेंस को मेजर करोगे। एंड जहाँ पे क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस की बात होती है ना, उसको तुम कंट्रीब्यूट कर लो। एंड जब भी तुमको रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकल के ऊपर तुमको क्या देखना है, इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ में तुम बेंचमार्क कर लो। एंड इम्प्रूवमेंट्स के लिए तुम्हारे पास में हमेशा तुमने देखना है कि इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं क्या, ये हो जाता है तुम्हारा एनवायरमेंट। फिर बात करते हैं पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी के ऊपर। एक क्या बात होती है, एक क्या बात होती है, तुमको देखना पड़ेगा, तुम्हारा पॉजिटिव एंगेजमेंट होना चाहिए इन स्टैट्यूटरी एंड लेजिस्लेटिव पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एडवोकेसी। जब भी कोई नया लॉ बन रहा है, कोई नया रूल बनता है ना, तो उसमें तुम क्या करो, तुम इन्वॉल्व हो जाओ। कैसे इन्वॉल्व होना है, सबसे पहले तुमने क्या क्या देखना है, देखो ये जब तुम इन्वॉल्व होते हो ना, जब कॉन्ट्रीब्यूट करते हो ना, कॉन्ट्रीब्यूट करते समय तुमने BRSR के प्रिंसिपल को ध्यान में रखना है। ये जो तुम 9 प्रिंसिपल देखते जा रहे हो ना, उसको तुमने ध्यान में रखना है। साथ में तुमने तुम्हारे दोस्त लोग जो है ना कंपनी में, इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ में कोलैबोरेट करना है। एंड उसके साथ में कोलैबोरेट करके ही तुमने वहाँ पे जाना है, बताना है। और तुमने क्या देखना है, फेयर कंपटीशन हो जाए उसको प्रमोट करना है। मतलब वो जो तुम एडवाइस कर रहे हो ना, तो उस एडवाइस में तुम्हारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा फेयर कंपटीशन किसी एक ही बिजनेस के लिए, तुम्हारे खुद के बिजनेस के लिए तुम ऐसा बताते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फेयर कंपटीशन को प्रमोट करो एंड ह्यूमन राइट का अब्यूज नहीं होना चाहिए, उसको प्रिवेंट करो। इस बात का तुमने बस ध्यान देना है। तो सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल 9 बोलता है कि भाई साहब तुम क्या कर लो, तुम आ जाओ यहाँ पे। कहाँ पे आ जाओ, जब पॉलिसी फॉर्मुलेशन वगैरह आता है ना, तो उसमें एडवोकेसी के रोल में आ जाओ। तुम हमको बता दो कि कैसे कैसे पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, गवर्नमेंट को हेल्प करो, ठीक है। बस ध्यान देना है, BRSR के प्रिंसिपल को ध्यान देना है। उसके साथ में इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ में जाओ, सब मिलकर आ जाओ। एंड फेयर कंपटीशन को प्रमोट करो एंड ह्यूमन राइट के अब्यूज को प्रिवेंट करो। अगर ये करते हो एंड साथ में आ जाओ हमारे, हम तुम्हारी बात मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। प्रिंसिपल 8 बात करता है इक्विटेबल डेवलपमेंट की। मतलब क्या, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। मतलब क्या, देखो एड्रेस करो सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ऑन मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। मतलब जो छोटे छोटे लोग आते हैं ना, जो गरीब गरीब लोग आते हैं, उनके ऊपर भी तुमने बिजनेस का इम्पैक्ट देखना है ध्यान से। कैसे ध्यान से देखोगे सर, सबसे पहले बात समझो, तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड मिटिगेट करना पड़ेगा सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। जैसे कि लैंड यूज है, तुम्हारा लैंड एक्विजिशन है, यूज है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है। सर एक ओवरव्यू देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया है, आपका कोई कंपनी है, आपने वहाँ पे क्या किया है, एक जमीन खरीदी है, ठीक है। वैसे मूवीज नहीं बनते क्या, कोई बड़ा कंपनी आता है, किसानों की जमीन लेता है, फिर उनको बेदखल कर देता है कम पैसों में। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, बिजनेस ने ये चीज नहीं करनी है। किसानों की जमीन नहीं हड़पनी है जबरदस्ती या फिर कम पैसों में। तो तुमको देखना पड़ेगा, अगर तुम उसको हटा देते हो, अगर उन बंदों को हटा दे रहे हो ना, तो कहाँ पे जा रहे, और तुम क्या कर लो, म्यूचुअली एग्री कर लो। पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, इन्फॉर्म निगोशिएशन होना चाहिए, फेयर कंपेंसेशन जाना चाहिए उनके पास में, सारे पैसे अच्छे से जाने चाहिए उनको, जितने चाहिए उतने, ठीक है। ये सारी चीजें तुम ध्यान रखो। अगर वो वहां से जाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे, ये सारी चीजें तुमने भी ध्यान देनी है। तो देखो सबसे पहले लैंड एक्विजिशन वगैरह होता है, यूज एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वगैरह होता है ना, उसका सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, देखो यही 3 वर्ड ऊपर है।
एड्रेस करो सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ऑन मार्जिनलाइज कम्युनिटी। तो उसको तुम सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लो एंड मिटिगेट कर लो। अब आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करके उसको मेजर करना पड़ेगा एंड ट्रैक करना पड़ेगा। अगर एडवर्स इम्पैक्ट है तो, अगर एडवर्स है तो मेजर भी करो, साथ में ट्रैक भी करो एंड साथ में उसको मिटिगेट करने के लिए प्लान भी बनाओ, उसको कम करने के लिए प्लान भी बनाओ। अब क्या करो, अब क्या करो, ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाओ जो क्या करेंगे, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के वेलबींग को डेवलप करेंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया था, जियो जो है इंटरनेट वगैरह लेकर आ रहा है, तो ऐसा लाया है कि उसने सबके लिए, उसने क्या किया है, एक फेयर प्राइस में क्या किया है, फेयर प्राइस में उसने क्या किया है, सॉरी, फेयर प्राइस में उन्होंने जियो लेकर आया है, इंटरनेट वगैरह लेकर आया है। वैसे ही तुम क्या करो, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को बनाओ, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को डेवलप करो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के वेलबींग को एड्रेस करते हैं, उनके बिहेवियर को इंप्रूव करेंगे, उनकी लाइफ को इंप्रूव करेंगे। ठीक है सर, अभी यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात होती है, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल तुम्हारा 2 नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बस उसी गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात होती है जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के है। सर ये छोटी छोटी चीजें है ना, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, इसकी वजह से मैं आपको बीच बीच में बताते जाता हूँ। ठीक है सर। फिर सीएसआर एक्टिविटी है ना, अभी सीएसआर एक्टिविटी है, इसको देख के सीधा एनवायरनमेंट में नहीं जाने का या फिर सोशल में नहीं जाने का है। देखो यहाँ पे समझने की बात क्या आती है, सीएसआर एक्टिविटी जो है ना, विथ लोकल एंड रीजनल डेवलपमेंट ऑफ प्रायोरिटीज ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। मतलब क्या, एक बिजनेस जब सीएसआर एक्टिविटी करता है ना, जब तुमने सीएसआर का प्रोविजन पढ़ा रहेगा ना, वहां पे भी तुमने एक चीज समझी रहेगी कि लोकल लोग जो है ना, लोकल जो एरिया है ना, रीजनल डेवलपमेंट है ना, उसके ऊपर फोकस करो। मतलब तुम इंडिया में अगर बिजनेस करते हो ना, तो बाहर बाहर जाके, चाइना में जाके सीएसआर मत करो, इंडिया में करो ना, क्योंकि वहां के लोगों को तुम क्या करो, अपहोल्ड करो। तो तुमको ध्यान देना है, सीएसआर की एक्टिविटी जब आते हैं ना, तो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को तुम क्या कर लो, उनके डेवलपमेंट के लिए तुम क्या कर लो, कोशिश कर लो लोकल लेवल पे। एंड जब उनका डिस्प्लेसमेंट है ना, वो तुम्हारा नहीं होना चाहिए, रिलोकेशन नहीं होना चाहिए, मतलब उन लोगों को हटाओ मत उनकी जगह से, डिस्प्लेसमेंट रिलोकेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो अनअवॉइडेबल है ना, मतलब बहुत ही तुम्हारा ऐसा कुछ है कि अवॉइड नहीं कर सकते, उनको रिलोकेट करना ही पड़ेगा, तो उस केस में तुम क्या करो, उनके साथ में म्यूचुअली एग्री करो, उनका पार्टिसिपेशन ले लो, उनके साथ में इन्फॉर्म नेगोशिएशन कर लो एंड उनको है ना अच्छे से पैसा दे दो, फेयर कंपेंसेशन दे दो। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट को सड़क बनाना है, तो सड़क बनाने के लिए उसके फार्मर की जमीन लेगा, जबरदस्ती लेगा एंड सड़क बनाएगा। तो उसमें तुमको क्या देखना है, जबरदस्ती मत करो, म्यूचुअली एग्री होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव होना चाहिए एंड इन्फॉर्म नेगोशिएशन होना चाहिए, कम से कम उनको अच्छे से फेयर कंपेंसेशन तो दे दो। ठीक है। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट करो, ट्रेडिशनल नॉलेज को रिस्पेक्ट करो, इंश्योरिंग इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट। उसके बाद में आखिरी प्रिंसिपल है तुम्हारा प्रिंसिपल 9, जो बात करता है कंज्यूमर की, प्रोवाइड वैल्यू टू द कंज्यूमर इन रिस्पॉन्सिबल मैनर। हालांकि तुम उनको अच्छे से प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड करो, बट इन द एक्सचेंज ऑफ रीजनेबल प्रॉफिट। सर यहाँ पे अगेन तुम्हारा गुड्स एंड सर्विस आता है, बट ये तुम्हारा प्रिंसिपल नंबर 2 नहीं है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल नंबर 9 है, क्योंकि ये कंज्यूमर के बारे में बात करता है, उनको कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज अप्लाई करने हैं इन रिस्पॉन्स ऑफ, इन एक्सचेंज ऑफ रीजनेबल प्रॉफिट। ठीक है सर। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो कंज्यूमर में तुमने क्या क्या देखना है, देखो, स्ट्राइविंग टू रिड्यूस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑन कंज्यूमर्स, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। सर ये तो पॉइंट तुम्हारा प्रिंसिपल नंबर 2 में भी होना चाहिए, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का इम्पैक्ट जो है ना, उसके बारे में बात करता है, लेकिन है तुम्हारा 9 में क्या है, देखो, तुमको कम करना है इम्पैक्ट को। कैसे कम करोगे इम्पैक्ट, जैसे कि तुम्हारे पास में प्लास्टिक वगैरह का यूज मत करो, क्योंकि वो तुम्हारा अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कंज्यूमर को धोखा देगा, एनवायरनमेंट सोसाइटी को धोखा देगा। तो प्लास्टिक वगैरह का यूज मत करो। या फिर जैसे हमने बात करी थी, तुम्हारा जो क्रीम है, तुम्हारा स्किन केयर के लिए जो क्रीम आता है, उससे क्या हो जाएगा, कंज्यूमर को डैमेज हो जाएगा अगर उसमें केमिकल जाते हैं। जैसे तुम्हारी दवाई है, ड्रग्स मेडिसिन है, वो दवाई को तुम कैसे करते हो, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाना चाहिए। तो तुम क्या करो, कंज्यूमर के हिसाब से सोचो कि उसका जो है ना, रिड्यूस करो नेगेटिव इम्पैक्ट गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है। तो अभी यहाँ पे कंज्यूमर को फोकस हो रहा है ना, इसकी वजह से तुम्हारा प्रिंसिपल 9 है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे कंज्यूमर फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड फेयर कंपटीशन होना चाहिए, मतलब उसके पास में चॉइस होनी चाहिए, मतलब मोनोपोली मत करो, ऐसी बात कर रहा है कि मोनोपोली मत करो, कंज्यूमर के पास में चॉइस होना चाहिए, उसका फ्रीडम होना चाहिए, फेयर कंपटीशन होना चाहिए, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, सब में फेयर कंपटीशन होना चाहिए, ऐसी बात करता है। ठीक है।
ऐसे नहीं होना चाहिए कि बस जियो है, ठीक है, सब साथ में होने चाहिए। उसके बाद में ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल पोटेंशियल एडवर्स इम्पैक्ट, जैसे सिगरेट के पैकेट के ऊपर होता है कि इससे कैंसर हो सकता है, ठीक है। अब तुम बता दो उस नालायक बंदे को, अगर करना है तो करने दो, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम बता दो उसको कि इससे कैंसर होता है, तो तुम डिस्क्लोजर दे दो, ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर दे दो ऑफ ऑल पोटेंशियल एडवर्स इम्पैक्ट, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे प्रोटेक्ट कस्टमर का डेटा प्राइवेसी, ये तो कोई फॉलो ही नहीं करता है, तो ये तो बहुत ही ये बात है, ठीक है। हम फॉलो करते हैं भाई साहब, हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कस्टमर का डेटा प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं, कस्टमर के बारे में डेटा प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं। फिर सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल वे ऑफ यूसेज, रीयूज, रिसाइकल, डिस्पोजल, देखो हमने वहां पे भी बात करी थी। वो क्या बात करते हैं, तुम गुड्स ऐसे बनाओ कि जिससे वो गुड्स को क्या कर सकते हो, रिड्यूस करेगा रिसोर्सेज जो तुम नेचर से लेते हो, इस उसका एक्सप्लॉयटेशन कम करेगा, या फिर तुम प्रमोट करो कि उसको तुम क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, या फिर रिसाइकल के बारे में। यहाँ पे क्या बात होती है, कस्टमर को तुम बता दो कि उसको तुम यूज कैसे करना है, उसका रीयूज कैसे कर सकते हो, रिसाइकल कैसे कर सकते हो, एंड डिस्पोजल कैसे करते हो, ठीक है। तो फर्क समझ में आता है। एंड जो तुम्हारे 6 में था ना, वो क्या बात करता था, देखो कहाँ पे गया, वो बात करता था इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में बेंचमार्क करो। तो ऐसे वर्डिंग्स को देख के नहीं, वर्डिंग के पीछे की भावना समझो एंड उसके हिसाब से एमसीक्यू को एड्रेस करो अगर आता है तो, ठीक है। तो कस्टमर को बता दो भाई साहब, कस्टमर को बता दो, इन्फॉर्म करो कंज्यूमर को सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल वे ऑफ यूसेज, रीयूज, रिसाइकल एंड डिस्पोजल, और कस्टमर को उनके राइट के बारे में बताते हो तो तुम्हारे पास में प्रिंसिपल नंबर 2 में जाएगा। अवॉइडिंग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इन प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइज करते समय कुछ तो फालतू की बात मत करो, ठीक है। ये हमने देखा था रेड बुल, इट गिव्स यू विंग्स, विंग्स कहाँ पे, तो आए ही नहीं पी के, ठीक है। तो उन्होंने फिर आई आई ऐड कर दिया, 2-3 आए। फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल को एक्सेसिबल होना चाहिए, फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए, तुम कस्टमर फीडबैक कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, जैसे कि तुम्हारे पास में अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, गूगल प्ले स्टोर वगैरह है, तो उसके ऊपर जाके तुम फीडबैक दे सकते हो, अगर वो कंटेंट, अगर वो तुमको गुड्स अच्छे नहीं मिले तो, सर्विस अच्छी नहीं मिले तो। एंड यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए इन अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर इन केस ऑफ इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे हमने बात करी थी, तुमको गैस है, तुमको लाइट है, तो वहाँ पे तुम देखोगे नहीं कि भाई वो बंदा कौन है, क्या है, कैसा है, कितना अमीर है, कितना गरीब है, नहीं, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे तुम्हारा यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए। अगर इसेंशियल गुड्स है ना, गैस वगैरह है, तो उस केस में वो सबको मिलना चाहिए, वहाँ पे तुम देखोगे नहीं, ठीक है। वो यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए। ये तुम्हारे 9 प्रिंसिपल, इसको हम फटाफट एक बार देखते हैं, थोड़ा टाइम जाएगा बट एक बार अच्छे से ओवरव्यू आएगा। BRSR में 3 सेक्शन होते हैं, ABC, ठीक है। सी में तुमको इसेंशियल लीडरशिप 2 इंडिकेटर होते हैं, इसेंशियल माने मैंडेटरी, लीडरशिप मतलब ऑप्शनल, ठीक है। तुम्हारे पास में प्रिंसिपल तुम्हारे बेस किसके ऊपर आते हैं, ESG के ऊपर, ठीक है। तो E 2 है, S 3 है, G 4 है। E 3 से शुरू होते 3 है, 3 4 5 E के बारे में बात होता है, सॉरी सोशल के बारे में बात होता है। फिर उससे पहले और उसके बाद में एनवायरनमेंट के बारे में बात होता है, मतलब 2 एंड 6 एनवायरनमेंट के बारे में बात होता है। 1 7 8 9, ठीक है, उसमें से जो 9 है वो भी तुम्हारा सोशल के बारे में बात होता है, ठीक है। छोड़ दो, पहले बात करते हैं इथिक्स के बारे में। इथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, याद कैसे रखना है, इथिक के 2 पॉइंट थे, ट्रांसपेरेंसी के 2 पॉइंट थे। इथिकल प्रैक्टिसेस को तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में डाल दो, इथिकल प्रैक्टिसेस को तुम्हारे वैल्यू चेन में भी डाल दो। ट्रांसपेरेंसी तुम्हारा होना चाहिए ESG मैटर के ऊपर जब भी तुम डिस्क्लोजर देते हो, एंड अगर वो एडवर्स इफेक्ट है तो तुम्हारा होना ही होना चाहिए, ज़्यादा केयर ले लो। उसके बाद में एक्सटर्नल एंटिटी अगर BRSR प्रिंसिपल को वायलेशन करती है तो उसको प्रोएक्टिवली एड्रेस करो। दूसरा प्रिंसिपल गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करता है, क्वालिटी लाइफ होना चाहिए एंड एनवायरनमेंट के ऊपर कम से कम इम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये बात करता है कि प्रोडक्ट डिजाइन है ना, उसको सस्टेनेबल बनाओ, रिसोर्स एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज करो, एजुकेट करो कंज्यूमर को उनके राइट के बारे में, एंड तुम्हारा जो रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन है उसको रिड्यूस करो, रीयूज करो एंड रिसाइकिल के बारे में बात होती है। सर प्रिंसिपल 3 एम्प्लॉयज के बारे में बात होती है, यहाँ पे उनका डिग्निटी, उनका वेलबिंग एंड उनका हेल्थ के बारे में ध्यान दे दो। लेबर रेगुलेशंस, चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, इनवॉलंटरी लेबर का ध्यान दे दो। वर्क लाइफ बैलेंस के साथ में डिग्निटी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में ध्यान दे दो। टाइमली पेमेंट करो, लिविंग स्टैंडर्ड को अदेर होना चाहिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी होना चाहिए। वर्क एनवायरनमेंट तुम्हारा कंफर्टेबल, हाइजीनिक एंड सेफ होना चाहिए, मतलब हरेसमेंट से फ्री होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। उनका स्किल डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट, ट्रेनिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दो। 4 बात करता है स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट के बारे में। अगर नया बिजनेस डालते हो तो सबसे पहले वहाँ पे जाओ, ऑपरेशन के कंटेक्स्ट में डिटरमाइन करो कि तुम्हारे पास में इंटरेस्टेड पार्टीज कौन है,
स्टेक होल्डर के साथ में कम्युनिकेशन करो, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सारा बिजनेस का इम्पैक्ट उनको बता दो एंड तुमको जो बेनिफिट मिलता है उनको शेयर करो स्टेक होल्डर को फेयरली एंड इक्विटेबली। ह्यूमन राइट के बारे में बात होती है, तुम्हारे जो है ना बिजनेस प्रैक्टिसेस में ह्यूमन राइट को इंटीग्रेट कर लो, ऐड कर लो। कैसे करोगे? सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ले लो ह्यूमन राइट एंड वायलेशन का, उसको तुम क्या कर लो तुम्हारे बिजनेस के मैनेजमेंट सिस्टम में, पॉलिसीज में, प्रैक्टिस में उसको इंटीग्रेट कर लो एंड ह्यूमन राइट को, सारे स्टेक होल्डर के ह्यूमन राइट को तुमने रिस्पेक्ट करके चलना है। एनवायरमेंट के बारे में जब बात होती है तब हम देखते हैं कि लाइफ साइकिल में उसका एनवायरमेंट का इम्पैक्ट क्या जाएगा, उसको असेस एंड एड्रेस करो पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस में। ठीक है, नेचुरल एंड मैनमेड रिसोर्सेज जो आते हैं ना उसका ऑप्टिमल यूज करना है तुमने। पोल्यूशन कितना तुमने प्रिवेंट किया है, वेस्ट कितना मैनेज किया है, एनर्जी एंड लैंड को कैसे यूज किया है उसको मेजर करना है, उसके परफॉर्मेंस को। क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस में तुमने कंट्रीब्यूट करना है। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल के इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में बेंचमार्क करना है एंड कंटिन्यूसली सीकिंग इंप्रूवमेंट इन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस। फिर बात होती है तुम्हारे पास में इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पे तुमको क्या देखना है, जब तुम एडवोकेसी का काम कर रहे हो ना, वहाँ पे एडवोकेसी का काम करते हो, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जाते हो, तो तुमको देखना है तुम्हारा पॉजिटिव एंगेजमेंट होना चाहिए, बट BRSR के प्रिंसिपल को अध्ययन करो, उसको ध्यान दे दो। साथ में इंडस्ट्री एसोसिएशन साथ मिलकर आओ ताकि इफेक्टिव पॉलिसी एंगेजमेंट की हो जाए एंड फेयर कंपटीशन को प्रमोट करो एंड तुम्हारा ह्यूमन राइट को अब्यूज नहीं होना चाहिए, उसको प्रिवेंट कर लो। इक्विटेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है प्रिंसिपल नंबर 8। यहाँ पे तुमको समझना क्या है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के बारे में ध्यान देना है, लेकिन उससे पहले 2 पॉइंट आते हैं। लैंड एक्विजिशन, यूज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अगर आता है ना उसका इम्पैक्ट तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कौन सा सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, तुमको उसको मेजर करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। अगर एडवर्स इम्पैक्ट है तो मेजर करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा, साथ में मिटिगेट करना पड़ेगा। जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है ना उनके लिए तुम, उनके वेलबींग के लिए तुम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करो। CSR एक्टिविटी के लिए लोकल रीजनल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दे दो एंड डिस्प्लेसमेंट रिलोकेशन अनअवॉइडेबल होता है तो तुमने क्या करना है, म्यूचुअली एग्री, पार्टिसिपेटिव, इन्फॉर्म निगोशिएशन होना है, फेयर कंपेंसेशन उनको दे दो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज को रिस्पेक्ट करो। कंज्यूमर के बारे में प्रिंसिपल नंबर 9 बात करता है, देखो रिड्यूस करो नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कंज्यूमर के ऊपर। उसके बाद में उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए, फेयर कंपटीशन होना चाहिए। एडवर्स इंपैक्ट उसके ऊपर डिस्क्लोज करो, कस्टमर का डेटा प्राइवेसी का ध्यान दे दो। सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल वे ऑफ यूसेज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, डिस्पोजल को कंज्यूमर को जाके बता दो। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए तुम्हारे एडवर्टाइजिंग में। एक्सेसिबल ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए तुम्हारे पास में। यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए इन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर। ठीक है सर, फिर से सर एक बार है ना 2 मिनट लगेंगे, बट सारा चैप्टर एक बार नज़र से घुमा लेते। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखे 17, उसके बाद में हमने ग्लोबल ट्रेंड देखे, हमारे पास में सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आते हैं, 3 आते हैं, GRI, CDP एंड IIRC। उसके बाद में हमने देखा कंप्रहेंसिव कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग सिस्टम, जिसमें हमने ISSB के ऊपर फोकस किया, जिसमें टास्क फोर्स, TCFD, CDSB एंड VRF भी आ जाता है। फिर हमने ग्लोबल पे देखा कि US UK कैसे कर रहे, US एंड UK के बारे में देखा कि उनका उनका उधर क्या चल रहा है। फिर हमने देखा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में हमारे पास में 6 Cs होते हैं, जिसमें 3 बेसिक आते हैं स्टार्ट करने के लिए, 3 स्टार्ट करने के बाद में। फिर इंडिया में कैसे चल रहा है, MCA कैसे करता है, SEBI ने कैसे किया है एंड ICI क्या कर रहा है, ICI ने क्या क्या किया, उसके बारे में हमने बात करी। फिर हमने बात करी ESG के बारे में, एनवायरनमेंट का क्या चीज़ आता है, सोशल में क्या आता है, गवर्नेंस में क्या आता है। फिर हमको देखना है BRSR का रिपोर्ट, लेकिन BRSR से पहले हमने क्या देखा था, उसके ऊपर एश्योरेंस जाएगा। एश्योरेंस में तुम्हारे पास में 2 स्टैंडर्ड है, 3000 एंड 3410। 3000 BRSR के बारे में, लिमिटेड रीजनेबल एश्योरेंस के बारे में बात करता है। 3410 ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट के बारे में। मेथड कैसा होना चाहिए, तुम्हारा पूरा फ्लो आ जाएगा। ऑडिटर का रोल क्या होना चाहिए, ऑडिटर ने क्या करना है, EOM पैरा FS का डिस्क्लोजर कंसिस्टेंट है क्या, अदर इन्फॉर्मेशन रीड करना है। ठीक है, फिर ये हमने रीड किया था। ऊपर आते BRSR के ऊपर, BRSR में आ जाओ, तुम्हारे पास में 3 सेक्शन में जाएगा। सेक्शन C में तुम्हारे पास में मैंडेटरी एंड ऑप्शनल डिस्क्लोजर रहेंगे। 9 प्रिंसिपल है, एक पहला बात करता है इथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के बारे में। दूसरा बात करता है गुड्स एंड सर्विस के बारे में। तीसरा बात करता है एम्प्लॉय के बारे में। चौथा बात करता है स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट के बारे में। पांचवा बात करता है ह्यूमन राइट के बारे में। 6 है एनवायरनमेंट के बारे में। 7 है पॉलिसी रेगुलेटरी के बारे में। 8 है तुम्हारा इक्विटेबल डेवलपमेंट के बारे में एंड 9 है तुम्हारे पास में कंज्यूमर के बारे में। बस खत्म सर। सर इसके क्वेश्चन है ना थोड़े इंपॉर्टेंट, थोड़े ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बनेंगे, इसको हमको देख के चलना पड़ेगा। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, ई सॉरी
ईएसजी रिपोर्टिंग का नेचर क्या होता है उसको डिस्कस करो। तो ईएसजी में जो हमने पढ़ा था 3 पिलर है ना, वो 3 पिलर में जो तुम्हारे पास में ऊपर के जो पॉइंट आते हैं, ए वाले पॉइंट जो आते हैं ना, इसको तुमने लिख के जाना है, बात खत्म। यही तीन चीज आती है, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। उसके बाद में रिपोर्ट के बारे में एक चीज बात करता है कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों होना चाहिए। क्वालिटेटिव मतलब स्ट्रैटेजी पॉलिसी ये सारी चीजें बता दो, क्वांटिटेटिव मतलब मैट्रिक्स बता दो, केपीआई बता दो, और तुम्हारा अप्रोच मिक्स होना चाहिए, ताकि तुम्हारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऐड करे, इसके लिए मिक्स अप्रोच होना चाहिए, दोनों बता दो तुम। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि कॉर्पोरेट कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे एसडीजी को, कॉर्पोरेट कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर हमने बात करी थी, यूएन ने एसडीजी दिए है। तो एसडीजी सब तुमको लिखने छोटे छोटे थोड़े 4-5, ठीक है, ऊपर के नीचे के 4-5 एसडीजी तुमने मेंशन करने हैं। उसके बाद में तुमने लिखना है कि कॉर्पोरेट कैन कंट्रीब्यूट टू एसडीजी ड्यू टू देयर कैपेसिटी टू प्रोवाइड सॉल्यूशन नेसेसरी फॉर मीटिंग एसडीजी, एंड कॉर्पोरेट कैन लीड इन इनोवेशन कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन आएगा, इसमें तुम्हारे पास में 2 चीज आती है। एक बात करता है कि तुम्हारे पास में ना, देखो तुम्हारे पास में क्या है, तुम कौन हो, तुम मेंबर हो ऑफ फ्यू प्रोमिनेंट इंडस्ट्री चैम्बर के, ठीक है, किसी चैम्बर के तुम मेंबर हो, एक चीज बता देगा। दूसरी चीज बता देगा, मिनिस्ट्री के लिए तुमने क्या किया है, कोई डेटा प्रोटेक्शन बिल है, उसके लिए तुमने अपने इनपुट सबमिट करे हैं। एंड जो चैम्बर में तुम हो ना, वो चैम्बर के लिए भी तुमने कुछ इनपुट सबमिट करे हैं कि डिजिटल चीजों को कैसे तुम लिवरेज कर सकते हो, ऐसा कुछ तो तुमने सबमिट किया है। क्वेश्चन पूछा है कि डिस्कस हाउ द अबव इन्फॉर्मेशन वुड लाइकली टू बी डिस्क्लोज बाय द कंपनीज इन प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर एज अ पार्ट ऑफ बीआरएसआर। तो तुमको कैसे डिस्क्लोज करना है उसके बारे में बताता है। दूसरी चीज बताता है कि वो तुम्हारा मैंडेटरीली देना है कि नहीं देना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, कौन सा इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी देना है, तो देखो डिस्कस करना है कि नहीं करना है। तो बीआरएसआर में हमने बात करी सेक्शन ए बी सी, सेक्शन सी में हमने बात करी कि तुमको देना पड़ेगा। तो तुमको कैसे देना पड़ेगा, प्रिंसिपल वाइज देना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल वाइज में तुम्हारा ए प्रिंसिपल कौन सा है, प्रिंसिपल नंबर 7 है, क्योंकि इसमें पॉलिसी के बारे में बात होती है। देखो प्रोटेक्शन बिल में तुमने इनपुट दे दिए है, ठीक है, तो तुमको देना तो पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, तुमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा प्रिंसिपल 7 में, प्रिंसिपल वाइज में तुमको देना पड़ेगा। जो तुम मेंबर हो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एसोसिएशन को, तो प्रिंसिपल 7 क्या बात करता है उसके बारे में थोड़ा लिखो। Recognizing that business when engaging influencing public and regulatory policy operate within the framework of statutory and legislative policy of governing authority। ठीक है, पॉलिसी एडवोकेसी एंड फॉर्मुलेशन के बारे में बात करता है। इसमें तुम्हारे पास में मैंडेटरी डिस्क्लोजर आएंगे, ऑप्शनल डिस्क्लोजर आ जाएंगे। ठीक है, अब तुमको समझना है कि इसमें मैंडेटरी क्या होंगे एंड ऑप्शनल क्या होंगे। समझो, 2 बात करता है, एक तुम मेंबर हो, एंड दूसरी बात करता है जिसमें 2 बात होती है, दूसरी में 2 आती है, क्या, एक तो मिनिस्ट्री को इनपुट सबमिट करता है एंड उस चेंबर को इनपुट सबमिट करता है। ठीक है, तो जो तुम मेंबर हो ना, ये मैंडेटरी में जाएगा, एंड जो तुमने इनपुट सबमिट करे है ना, वो तुम्हारा ऑप्शनल में जाएगा। देखो यही चीज बात करता है, जो तुम मेंबर हो ना, मेंबरशिप जो है ना चेंबर का, वो तुम्हारा इसेंशियल मतलब मैंडेटरी में जाएगा। एंड तुमने इनपुट प्रोवाइड करे ना, चाहे वो मिनिस्ट्री को हो जाए नहीं तो तुम्हारे चेंबर को हो जाए, तुमने जो इनपुट प्रोवाइड करे ना, वो तुम्हारे लीडरशिप में जाएगा, ऑप्शनल में जाएगा, बात खत्म। उसके बाद में बात आती है, सीए फाइनल किसी ने तो पास किया है, लिस्टेड कंपनी को ज्वाइन किया है, बट वो टॉप का 1000 लिस्टेड नहीं है, मतलब उसको बीआरएसआर एप्लीकेबल नहीं है, बट वो चाहता है जेआरआई के हिसाब से रिपोर्ट करना हो एंटिटी, तो चाहता है तो करने दो भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बस क्वेश्चन क्या पूछा है तुमको, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या है, मैंने आपको बोला था सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट हमने समझा है, रिपोर्टिंग क्या होता है वो हम क्वेश्चन में समझेंगे। एंड उसके साथ में तुमको बेनिफिट बताने हैं, उस रिपोर्टिंग के क्या बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग क्या होता है, कि आपको आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन देना है स्ट्रक्चर वे में। देखो, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग रेफर्स टू इन्फॉर्मेशन दैट कंपनीज प्रोवाइड अबाउट देयर परफॉर्मेंस टू द आउटसाइड वर्ल्ड ऑन रेगुलर बेसिस इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। ये तुम्हारा सस्टेनेबल रिपोर्टिंग है। इट इज अ कंप्रहेंसिव मैकेनिज्म ऑफ मेजरिंग डिस्क्लोजिंग सस्टेनेबिलिटी डेटा विद परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड मैनेजमेंट डिस्क्लोजर, बात खत्म। तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इज अ organization practice of reporting publicly on its economic, environment, social impact and hence contributions पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो टुवर्ड्स द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एसडीजी के लिए तुम्हारे कंट्रीब्यूशन चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जो भी है तुम बता दो, बात खत्म। सर बेनिफिट क्या होते हैं इसमें, बेनिफिट तुम्हारे 5 होते हैं। क्या 5 होते हैं, एक तो स्टेक होल्डर के लिए कुछ बेनिफिट होता है, दूसरा तुम्हारा एंटिटी के लिए बेनिफिट होता है, तीसरा इन्वेस्टर के लिए बेनिफिट होता है, एंड चौथा 5वें के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टेक होल्डर को क्या बेनिफिट होता है, उसको बिजनेस समझता है, ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस समझता है, फाइनेंशियल के साथ में नॉन फाइनेंशियल भी, सब कुछ उसको समझ में आता है।
जो एंटिटी है ना उसको क्या फोकस होता है, उसको लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन में फोकस होता है। ESG के मैटर को लेकर, उसके इश्यूज को लेकर वो क्या करेगा, लॉन्ग टर्म में उसको डील करेगा। एंड इन्वेस्टर को क्या फायदा होता है, वो क्या करेगा, सीकिंग डिस्क्लोजर ऑन एनवायरमेंट सोशल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेसेस, उस तरीके से वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टर को भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे 4 एंड 5 में तुम्हारा क्या है, इंप्रूव ओन बिजनेस कंटिन्यूटी एंड बेटर पोजिशन विद B2B बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस में तुम्हारा बेटर पोजीशन हो जाएगा एंड तुम्हारा बिजनेस कंटिन्यू का चांसेस बढ़ जाता है। इंप्रूव करते हो तुम बिजनेस कंटिन्यूटी होगा, मतलब बिजनेस तुम्हारा चलता जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे फायदे होते हैं। एक तो स्टेक होल्डर को बेनिफिट होता है, एंटिटी को होता है, फिर इन्वेस्टर को होता है, एंड उसके साथ में बिजनेस कंटिन्यूटी होता है, एंड B2B में तुम्हारा पोजीशन बेटर हो जाता है। उसके साथ में और एक पॉइंट है तुम्हारा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बारे में पूछा है, मतलब 6C के 6C में से तुम्हारे पास में 2 पॉइंट है, तो 2C यहाँ पे आएंगे। कौन से आते हैं वो तुमको आइडेंटिफाई करना है। डिजिटल कस्टमर मोबाइल ऐप के थ्रू तुमने इंक्रीज किया है डिजिटल कलेक्शन, तो यहाँ पे डिजिटल मेथड का यूज हुआ है। ठीक है, सॉरी, एक मिनट। तो डिजिटल कलेक्शन को तुमने क्या किया है, इंप्रूव किया है। तो डिजिटल कलेक्शन, डिजिटल कस्टमर मोबाइल ऐप क्या है तुम्हारे पास में, पेटेंट है, इंटेंजिबल एसेट है, तो इंटेंजिबल एसेट आएगा तो क्या हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल कैपिटल। तो ये कैपिटल कौन सा है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। फिर हमने बात करी CSR प्रोग्राम, CSR आता है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल। बात खत्म। सर ऊपर से हमने एक जगह पे और बातें करी थी। ठीक है, ये कौन सी चीज है, RTPMT के क्वेश्चन में हमने देखा था, 1-2 क्वेश्चन आए थे उसमें से ना, देखो CSR तो सेम टू सेम है, CSR तो सेम टू सेम है, बट ये पहला क्वेश्चन चेंज हुआ था, जहाँ पे तुमने लोन को सिक्योर किया है एंड तुमने क्या किया है, मशीनरी को एंड मटेरियल को परचेस किया है। तो बात आती है कि जो मशीनरी परचेस किया है ना, वो तुम्हारा कहाँ पे जाएगा, देखो पुल ऑफ रिसोर्सेस है, तो ये चीज तुमको समझनी पड़ेगी। एक तो देखो मशीनरी है तो मैन्युफैक्चर कैपिटल में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि बात कैपिटल की होती है, तुमने लेकर के आए हो, लोन लेकर आए हो, तो चाहे डेट हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे ग्रांट हो, तुम लेकर लेकर जो आए ना, वो क्या है, तुम्हारा फाइनेंशियल कैपिटल है। तो ये चीज तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल कैपिटल हो जाएगा, फाइनेंस कैपिटल हो जाएगा। ये तुम्हारा मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल नहीं होगा, फाइनेंस कैपिटल हो जाएगा। CSR जो है ना, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सोशल एंड रिलेशनशिप। उसके बाद में देखो बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज के बारे में तुमने क्या करना है, एम्प्लॉयज के बारे में प्रिंसिपल 3 लिखना है। बात खत्म, बात खत्म। ये हो जाता है हमारा ESDG एंड ESG के बारे में पूरा का पूरा रिवीजन, 100% कवरेज। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।